Hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. So guys, आज एक बहुत ही amazing and high profitable session start करने वाले हैं guys. Believe me कि अगर आपने ये session अच्छी तरह से कर लिया और कहीं ना कहीं इसकी practice भी कर ली, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है इसका प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें आपको स्पेंड करना होता है, इसमें बजट लगाना होता है। बट अगर आपने कहीं से कर लिया तो गाइस बिलीव मी, सबसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो हाई पे स्केल जॉब है वो यही है। यस गाइस, आप सही समझे। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पीपीसी, और पीपीसी यानी गूगल एड्स अगर मैं बोलूँ आज की डेट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रखने वाला एक सेशन है। यस, क्योंकि इसमें जॉब में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट होता है कि वो मैक्सिमम एक्सपीरियंस लोग चाहते हैं, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है उनकी सैलरी आराम से 40, 50, 60,000 तक आराम से होती है आज की डेट में। एंड दिस इज द प्रूवन फैक्ट। आप naukri.com, शाइन वगैरह में जाके देखो, यू विल गेट टू नो कि सीरियसली ये फैक्ट है। अब बात करते हैं गाइज कि इसको सीखने के लिए जितना मैं बताऊंगा उतना काफ़ी नहीं है इसको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे। बट हाँ, आपको सेशन में मैं ये ज़रूर बता दूंगा कि हर एक चीज़ को करना कैसे है, बट अगर उसको प्रैक्टिकल करोगे दैट इज़ मोर बेटर। प्रैक्टिकल नहीं भी कर पाओगे तो अगर इस वीडियो को बार बार रिपीट करके कम से कम 3-4 बार भी देख लोगे तो इतना आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है तो आप आराम से आंसर दे पाओ। तो गाइज आइए मैं शुरू करता हूँ इस सेशन को। सबसे पहले गाइस लेट्स टॉक अबाउट कि गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 गूगल इस वर्ल्ड का नंबर 1 सर्च इंजन है, दैट इज वी ऑल नो राइट। अब गूगल पे बिलियंस ऑफ सर्चेस होते हैं महीने के। अगर मैं बात करूं कि हम सब गूगल यूज करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। अब कोई क्या कर रहा है, जैसे बीइंग अ सर्चर मैं एक सर्च कर रहा हूँ, मेरी क्वेरी है कि मुझे नोएडा में 3 BHK फ्लैट्स सर्च करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे डायरेक्ट जाके ये चीज लिखूंगा। अब खुद सोचो, अगर मैं नोएडा में फ्लैट्स सर्च कर रहा हूं तो इसका मतलब एक बिल्डर के लिए कितना बड़ा मैं प्रोस्पेक्ट हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद सर्च कर रहा हूं, तो दैट इज द रीजन। अब वो बिल्डर क्या करेगा, हर उस ऑडियंस को टारगेट करेगा जो गूगल पे जाके ये लिखता है। अब किस तरह से टारगेट करेगा, देयर आर 2 वेज। द वन एसईओ जो हमने पढ़ लिया है कि हाँ मैं अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करूंगा सो दैट वो रैंक करना स्टार्ट हो जाए। बट व्हाट इफ आई एम अ बिग बिल्डर, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूं और मैं एसईओ मतलब एसईओ करके 6-7 महीने वेट करके उसके बाद भी रैंक कितना करे कितना ना करे उस पर डिपेंड रहूं और फिर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मुझे बिजनेस आए। नो, ऑफ कोर्स। व्हाई? बिकॉज मैं बिल्डर हूं और मुझे जल्दी से जल्दी ऐसे प्रोस्पेक्ट चाहिए जो कि मेरे फ्लैट्स को बाय कर सके, और उससे पहले मुझे ऑडियंस टारगेट करना है जो कि एटलीस्ट सर्च कर रहे हैं। तो गाइज यहीं से शुरू होती है कहानी पीपीसी की। अब जैसे एग्जांपल 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा मैंने सर्च किया, तो यू कैन सी दैट कि टॉप में जो ये 4 लिस्टिंग्स आ रही हैं, दिस इज नॉन एज गूगल एड्स। कैन यू सी दैट एडी दिस रिप्रेजेंट 2 एड्स। इसका मतलब ये एक एड है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनिक रिजल्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज यहाँ पर आपको एड नहीं दिखेगा। नाउ यू कैन सी दैट कि अब ये कोई एक बिल्डर है, कोई एक कंपनी है, पूर्वांचल रॉयल सिटी .live, देन acegroupindia.com। सो ये क्या कर रहे हैं, ये कंपनीज हैं जो कि एड रन करके ऑडियंस को अपने वेबसाइट तक ले जाती है, बिकॉज उनको पता है कि अगर मैं ऑर्गेनिकली रन करना है मुझे या ऑर्गेनिकली रैंक करने के लिए वेट करना है, तब तक मैं ये बहुत सारे ऑडियंस अपना मिस कर दूंगा। तो गाइस दैट इज द नंबर 1 थिंग कि आपको भी एड रन करना है अगर आपको प्रोस्पेक्ट्स चाहिए तो। और एड रन करने की टेंडेंसी आज के डेट में बहुत सारे बिजनेस की बढ़ चुकी है, बिकॉज नोबडी वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि हाँ एसईओ हो जाएगा, साइट रैंक कर जाएगी तब मुझे बिजनेस मिलेगा। नॉट एट ऑल। एसईओ सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर के लिए है, बट अगर आप एक एक्टिव बिजनेस हो, एक ऐसा बिजनेस हो जिसमें डेली का डेली आपको प्रोस्पेक्ट या डेली के डेली कस्टमर चाहिए, देन एनी हाउ यू शुड गो फॉर और यू हैव टू गो फॉर दिस पीपीसी। वेल गाइस ये तो था पहला मेथड कि आप गूगल में जब भी कोई कुछ भी सर्च कर रहा है उनको टारगेट कर सकते हो। अब गूगल एड्स के थ्रू आप 2, 4, 5 in total, like 5 things you or more you can target. For example, number 1 is search. Let me just help you to write it down, because number 1, Google ads say the number 1 thing which you can target is search audience, जो लोग सर्च करते हैं। Let me just search audience. I think so the font is too big for the screen. Me write it down. Okay, Google ads में search audience को target कर सकते हो। The second audience which you can target is display audience.
is what is display audience. Let me help you with this. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो आपका ऑडियंस डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहा है या फिर सर्च कर रहा है कि उसे पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट चाहिए. नाउ व्हाट इफ आई डोंट वांट टू सर्च इट, और इवन आई एम नॉट सर्चिंग फॉर 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा. मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ, बट जहां की मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे दिख जाए तो माइट आई कैन गो फॉर इट, मैं उसको ले सकता हूं या फिर मैं उसको कंसीडर कर सकता हूं. तो ऐसे भी ऑडियंस होते हैं जो कि गूगल पे जाके उस टाइम पे सर्च नहीं कर रहे, बट अगर एकदम से उनके सामने वो प्रोडक्ट या सर्विस आ जाए तो माइट दे कैन ऑप्ट फॉर इट. ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत होता है. तो उस केस में हमें डिस्प्ले ऑडियंस को टारगेट करना होता है बाय शोइंग आवर डिस्प्ले एड्स. एग्जांपल मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा. लेट्स गो वेयर I'm not searching for 3 BHK flats in Noida. I'm searching for example, I can go for how to lose weight, या फिर you can see that how to earn money online. मैंने इस पे क्लिक किया. इसमें कहीं से भी मैं कोई भी प्रोडक्ट सर्च नहीं कर रहा हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग कि मनी ऑनलाइन कैसे अर्न होती है. अब इसमें कुछ मुझे टॉपिक्स मिल गए. फॉर एग्जाम्पल दीज ऑल आर द टॉपिक्स. इसमें से जो भी मुझे लग रहा है कि अब ऑडियंस कुछ भी क्लिक करेगा बिकॉज दीज ऑल आर रैंकिंग. नाउ लेट्स गो एंड क्लिक हियर. अगर मैं देखता हूं कि इसमें जाने के बाद कैन आई सी, yes, now guys, this is what exactly I'm telling you. For example, मैं तो 18 ways to earn money online ये मैंने सर्च किया है, बट जहां की मैंने ये सर्च नहीं किया था Hootsuite एक सोशल मीडिया टूल है which help you for social media optimization. So this ads is known as display ad. अब ये ad भी कहां से रन हो रहा है? With the help of Google Ads. इस यहीं से सर्च एड्स और यहीं से ये डिस्प्ले एड रन हो रहा है. नाउ ये रहा. The second is this one. This is I'm not searching Google Ad Mob. मैं इसको सर्च नहीं कर रहा हूँ. Direct transfer to money. Sorry, direct transfer to account. ये कोई एक कंपनी है, whatever it is, लोन कंपनी या whatever, इनकी ad यहाँ पर चल रही है. I'm not searching for this, but still I can see these kind of ads in the blog which I'm looking for. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं. एक जो मेरे प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं उनको डायरेक्ट उनको आप अपना एड रन कराओ या दिखाओ वाया सर्च एड्स, और इनफैक्ट आपका जो प्रोडक्ट सर्च नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप उनको अपना एड दिखाओ विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले एड्स. तो इस तरह से ये दोनों टाइप के प्लेटफॉर्म्स को कवर करके आप मिलियंस और बिलियंस में ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स. आई होप गाइज सो फार सो क्लियर, आपको समझ आ गया है कि इस तरीके से यू कैन इजिली ग्रैब ऑडियंस फॉर योर बिजनेस. यू कैन इजिली ब्रिंग कन्वर्जन प्रॉफिट टू योर बिजनेस. अब second important thing guys, believe me, Google Ads इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि this is one of the best module to grab a high pay scale job. हाई पे स्केल जॉब अगर आपको चाहिए तो गो फॉर ऑलवेज गूगल एड्स. गूगल एड्स का एडवांस में जितना भी सीख सकते हो प्लीज गो फॉर इट, बिकॉज जितना ज्यादा एडवांस और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको गूगल एड्स में होगा उतना ही एम्प्लॉयर विल रेडी टू हायर यू इन अ गुड अमाउंट ऑफ पैकेज. व्हाई आपको आगे खुद पता लग जाएगा. ओके, तो गाइस शुरू करते हैं कि कैसे हम गूगल एड्स को यूज करते हैं. आज मैं आपको इसका यूज करना सिखाऊंगा. आज मैं आपको इसका अच्छी तरीके से जिसे कहते हैं इसको रन कैसे करते हैं, इन पे ऑडियंस टारगेटिंग कैसी होती है, इस पे स्ट्रैटेजीज कैसे बनती है, इस पे हम आज बात करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस उसके लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा गूगल एड्स पे. अब गूगल एड्स पे आपको अपने जीमेल आईडी से ही साइन अप करना है फॉर द फर्स्ट टाइम और आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा. दिस इज नोन एज गूगल एड्स डैशबोर्ड, जहां पर आपको every thing which will help you in creating a successful ads will be here. Like ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे. दिस इज नॉन एज डैशबोर्ड कि आप कितना एड रन कर रहे हो, क्या कर. दिस इज जस्ट एन डमी अकाउंट. ये एक डमी अकाउंट है जो कि मैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करता हूँ ऑलवेज. सो यहाँ पर आपको एड रन होती हुई नहीं दिखेगी, बट हाँ कुछ कैंपेन्स वगैरह मैंने यहाँ पर जरूर बनाए हैं फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस. नाउ गाइज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गूगल एड्स, चाहे वो किसी टाइप का भी एड हो, जब भी आप कोई भी एक एड रन करते हो तो गाइज उसके मेजरली लेवल्स होते हैं. वो लेवल्स क्या क्या है? नंबर 1, सबसे फर्स्ट लेवल होता है कि यू नीड टू क्रिएट कैंपेन, कि आपको कैंपेन क्रिएट करना है किसी भी एड का. अब कैंपेन क्या होता है? कैंपेन होता है कि आपको ये डिसाइड करना कि आप अचीव क्या करना चाहते हो उस एड को रन करके. अब गूगल के पास बहुत सारे ऑप्शन है. गूगल आपसे पूछता है कि आप बताओ कि व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एड्स.
अगर आप ये ऐड रन करोगे तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपकी ऐड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, या फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपके वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक दूं, या फिर आप मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स दूं या कन्वर्जन दूं? तो गूगल आपसे ऑब्जेक्टिव आपका पूछता है, तो वो कैंपेन का पार्ट होता है। जैसे ही मेरा कैंपेन बन चुका होता है तो सेकंड लेवल जो हमें करना होता है दैट इज नॉन एज एड ग्रुप्स, उसे हम कहते हैं एड ग्रुप्स। अब उस कैंपेन के अंदर गूगल मुझे बोलता है कि आप मुझे बताओ कि आपके एड्स की टारगेटिंग क्या रखनी है, मतलब आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, जिनका मतलब बिहेवियर कैसा हो, या फिर उनका एज ग्रुप, उनका डेमोग्राफिक, उनके कीवर्ड्स, ये सब का क्या क्या हो वो एड ग्रुप्स में डिसाइड होता है। तो गूगल आपको एड ग्रुप्स में ये पूछता है कि अब मुझे बताओ कि आपको किन लोगों से या किन टाइप के ऑडियंस से आपको ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो वो होता है एड ग्रुप्स में। एंड द थर्ड एंड द फाइनल लेवल जो आपको यहाँ पर करना होता है, नाउ यू हैव टू क्रिएट एड कॉपीज। अब आपको यहाँ पर वो एड्स रन करने हैं जो कि वर्ल्ड विल सी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जब एक 3 BHK फ्लैट से नोएडा लिखा था मैंने, तो यू कैन सी दैट ये जो पर्टिकुलर स्निपेट है, इसे हम स्निपेट कहते हैं। ये स्निपेट जो दिख रहा है, ये जो सर्च रिजल्ट दिख रहा है, इसको बनाया जाता है, इस बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं एड कॉपीज। ये है आपका एड कॉपी, जिसमें आपकी हेडिंग, दिस इज नॉन एज हेडिंग, दिस इज नॉन एज URL एंड दिस इज नॉन एज डिस्क्रिप्शन, इसे हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इनको बनाना इज नॉन एज एड कॉपी। सेम डिस्प्ले में क्या होता है, डिस्प्ले में इसे कहते हैं एड कॉपी। द थिंग व्हिच योर ऑडियंस विल सी, आपके ऑडियंस को जो दिखेगा दैट इज नॉन एज एड कॉपीज। आई होप गाइस सो फार सो क्लियर। मेजरली हम ये 3 चीजें आज सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ कैंपेन, देन हाउ टू क्रिएट ad groups in campaign, and then how to create ad copies in ad groups। मतलब कैंपेन सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर एड ग्रुप्स रन होते हैं। मल्टीपल एड ग्रुप्स आप रन कर सकते हो एक कैंपेन के अंदर, और ईच एड ग्रुप्स के अंदर आप मल्टीपल एड कॉपीज रन कर सकते हो। इसका सीधा फायदा क्या है आपको शायद करते करते ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। सो लेट मी हेल्प यू टू गो विद अ प्रैक्टिकल सेशन। Are we all ready guys? Okay, well let's start now. So guys, the very first thing कि आपने ये sign up कर दिया, now you have a dashboard of Google Ads like this. So the very first thing you will do here, you need to go to campaigns. As you can see that there is a campaign टैब, तो इस कैंपेन टैब को आपको क्लिक करना है एंड दिस 2 कैंपेन्स आर ऑलरेडी मेड। ये बहुत पहले कैंपेन बनाया गया था, एज यू कैन सी दैट, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैंने बनाया था। तो जो भी आप कैंपेन बनाओगे आपको वो यहाँ पर दिखेगा, बट एज यू आर गोइंग फॉर अ न्यू अकाउंट यू वोंट फाइंड एनी कैंपेन हियर। आपको यहाँ पर कोई भी कैंपेन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अभी तक बनाया नहीं है। तो जैसे आप बना लोगे, जैसे कि मैंने बना रखा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दीज कैंपेन्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड हियर। ओके, नाउ अब मुझे एक और नया कैंपेन बनाना है। जब भी आपको नया कैंपेन बनाना है तो आपको कैंपेन लेवल पे जाके इस प्लस आइकन को सिलेक्ट करना है। एज यू कैन सी दैट राइट नाउ मेरा कैंपेन, और मुझे एक नया कैंपेन बनाना है, तो आई नीड टू क्लिक ऑन दिस कैंपेन। द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस कैंपेन इट विल आस्क मी कि नया कैंपेन ही बनाना है ना। मैं कहूंगा हाँ मुझे नया कैंपेन बनाना है। अगर मैं चाहता था कि OLX जो कैंपेन बना हुआ है इसी की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे नए कैंपेन पे आ जाए क्योंकि मुझे कॉपी करना है, तो आप लोड कैंपेन सेटिंग्स करोगे। बट अभी मैं आपको एक नया कैंपेन पहले बना के दिखाऊंगा। सो लेट्स गो एंड क्लिक ऑन न्यू कैंपेन। देखिए गाइस आ गया, द सेम थिंग व्हिच आई टोल्ड यू कि इन कैंपेन गूगल विल आस्क यू व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर गोल, व्हाई यू वांट टू क्रिएट दिस एड। आप गूगल को ये बताओगे कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे एड रन कर रहा हूं बिकॉज आई नीड टू अचीव सेल्स, आई नीड टू अचीव लीड्स, और आई नीड टू अचीव only website traffic, or I want to go for a brand consideration, or you can say branding purpose के लिए करना है, या फिर मुझे brand की awareness create करनी है, ऐप मेरा कोई मोबाइल ऐप है उसे प्रमोट करना है, या फिर अभी मैंने कोई गोल सोचा नहीं है, सिर्फ मेरी ऐड रन कर दो। तो गाइज ये बेसिकली ये गोल्स होते हैं जो कि आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हो। गाइज मैं आपको स्टार्टिंग में हमेशा इसी चीज पे रेकमेंड करूंगा कि प्लीज गो फॉर वेबसाइट ट्रैफिक। कि इनिशियल लेवल पे आपको अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट करना है, आपको सेल्स लीड्स ये सब बिल्कुल नहीं करनी है। इनिशियली आप अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट करो, क्योंकि जब तक गूगल आपकी साइट में सिर्फ ट्रैफिक नहीं भेजेगा तो गूगल आपकी साइट को रीड नहीं कर पाएगा, आपकी साइट में आने वाले ऑडियंस का जो एंगेजमेंट है उसको स्टडी नहीं कर पाएगा, और अगर ये चीज नहीं हुआ तो गूगल ना आपको सेल्स दे पाएगा ना लीड्स दे पाएगा। तो इनिशियल लेवल पे आपको हमेशा अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पर ट्रैफिक पे क्लिक करने वाला हूँ। द मोमेंट आई क्लिक ऑन ट्रैफिक, द नेक्स्ट ऑप्शन, अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी एड रन करनी है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि गूगल सर्च
एड्स भी आप गूगल के एड्स प्लेटफॉर्म से रन कर सकते हो और डिस्प्ले ऐड भी कर सकते हो, शॉपिंग ऐड भी कर सकते हो और वीडियो ऐड जो कि यूट्यूब में आप ऐड रन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। शॉपिंग ऐड के लिए आपका ई कॉमर्स वेबसाइट होना मैंडेटरी है, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। बट आप सर्च और डिस्प्ले एड्स किसी भी टाइप की वेबसाइट के लिए रन कर सकते हो। देयर इज नो काइंड ऑफ एनी मैंडेटरी क्लॉज कि आपका ई कॉमर्स होना चाहिए या फिर आपका क्लासिफाइड होना चाहिए या फिर आपका फोरम होना चाहिए तभी आप सर्च और डिस्प्ले एड रन कर सकते हो। नो, सर्च एंड डिस्प्ले एड्स आप किसी भी पॉइंट या किसी भी टाइप की वेबसाइट के लिए रन कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन टू लर्न हाउ सर्च ads can be created. So let's click on it. जैसे आप क्लिक करते हो, now it is asking you for कि आप किस वेबसाइट के लिए सर्च एड्स रन कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल ये वेबसाइट ले लेता हूँ कि मैं इस वेबसाइट के लिए एड रन करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, उस वेबसाइट का जो URL है, that URL I have pasted here, as you can see that. Now once all this thing has been done, ये तीन चीजें जैसी हो गई, let's click on guys continue. मैंने हर एक स्टेप को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के कि वो क्या मांग रहा है उसको फुलफिल करते हुए चलना है। नाउ नंबर 1, कैंपेन नेम। जैसे कि अभी देखा था कि मेरे दो ऑलरेडी कैंपेन बन चुके हैं और वो वहां पर दिखा रहे थे, तो उन कैंपेन के नेम रखे थे तभी मैं डिसाइड कर पाया था ओके दिस इज वन कैंपेन, दिस इज सेकंड कैंपेन विद द नेम। अगर नेम नहीं दोगे तो आप बाइफिकेट नहीं कर पाओगे कि कौन से कैंपेन पे कौन से ऐड रन होते हैं। तो लेट्स गो एंड मैं इसके लिए रन करता हूँ श्योर जॉब्स। श्योर जॉब्स मेरा कैंपेन नेम है क्योंकि श्योर जॉब के लिए ही मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड रन कर रहा हूँ। तो लेट्स गिव इट अ नेम विद देयर वेबसाइट नेम। देन अभी मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ ऐड रन करना है, सर्च नेटवर्क पे और डिस्प्ले नेटवर्क पे या सिर्फ सर्च नेटवर्क पे या फिर सिर्फ डिस्प्ले नेटवर्क पे। तो अभी राइट नाउ मैंने आपको बताया कि हम सर्च नेटवर्क सीख रहे हैं कि कैसे गूगल पे मेरी एड रन हो, कैसे कोई मुझे सर्च करे या मेरे प्रोडक्ट को सर्च करे गूगल पे जाके तो मेरी एड्स उन्हें इस तरीके से दिखनी चाहिए। सो लेट्स गो एंड सी नेक्स्ट मुझसे ये क्या पूछने वाला है। नंबर 1, जैसे नेटवर्क कर दिया मैंने, सो द नेक्स्ट थिंग व्हिच इट इज आस्किंग मी फॉर लोकेशन। लोकेशन मतलब गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि किस लोकेशन पे हो मेरा ऑडियंस और तभी उसे मेरी ऐड दिखे। अदरवाइज अगर वो मेरे लोकेशन से बाहर है, मेरे टारगेटिंग लोकेशन से बाहर है और अगर उसे मेरी ऐड दिख रही है तो कितना मेरे लिए पोटेंशियल लॉस है। व्हाई? बिकॉज आई एम पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर ऐड, जिस ऐड को मैं कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल, अगर मेरा इंस्टीट्यूट या मेरा रेस्टोरेंट मेरे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे है, मान लिया न्यू दिल्ली में एक नॉर्थ प्लेस में है या फिर लखनऊ में है, लखनऊ में भी फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे है, क्या मेरी ऐड अगर उस टाइम पे चेन्नई पे चलेगी तो कोई मेरे रेस्टोरेंट पे या मेरे इंस्टीट्यूट पे पढ़ने आएगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन मेरी ऐड अगर चल गई और मैंने उसके लिए हर क्लिक का पे करना शुरू कर दिया तो मेरे लिए कितना बड़ा पोटेंशियल लॉस है। तो दैट इज द रीजन कि आपको अपना लोकेशन डिसाइड करना यहाँ पर बहुत ज्यादा मैंडेटरी होगा, क्योंकि इससे आप प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हो कि यही ऑडियंस, इसी लोकेशन से मेरी ऑडियंस अगर होगी तो ही मुझे बिजनेस मिलेगा, वरना मेरे लिए यूजलेस है। तो यू हैव 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल। सबसे पहले तो पूरे वर्ल्ड में अगर आपको रन करना है, जो कि आपको कभी नहीं करना है बट ऑप्शन अवेलेबल है तो आप कर सकते हो। सेकंड, आप अपना पूरा पैन इंडिया रन कर सकते हो। और थर्ड, यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ रन करना है। फॉर एग्जांपल, आई ओनली वांट टू रन माय एड्स इन दिल्ली, तो दिल्ली में यू कैन सी दैट कि इतने ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। दिल्ली और मल्टीपल भी कर सकते हो, दिल्ली भी करना है और मुंबई भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, सो आई विल राइट हियर मुंबई। सो नाउ यू कैन सी दैट कि टोटल 2 लोकेशन मैंने टारगेट कर लिए कि दिल्ली और मुंबई में मेरा एड रन होगा, कि दिल्ली और मुंबई से जब भी कोई सर्च करेगा मेरे कीवर्ड्स तभी मेरी एड रन होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। आई होप दैट सो फार सो क्लियर। इसमें थोड़ा सा और एडवांस एक पार्ट है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो बिजनेस लोकेशन है, मेरे बिजनेस लोकेशन पे एक रेडियस टारगेटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट है और मेरे रेस्टोरेंट में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मैक्सिमम 4 किलोमीटर से ज्यादा दूर के लोग नहीं आएंगे। सो दैट इज द रीजन कि यू नीड टू हैव अ रेडियस टारगेटिंग। उसके लिए आपको एडवांस पे जाना पड़ेगा एंड एडवांस पे यू कैन गो विद रेडियस टारगेटिंग। रेडियस मतलब होता है एक गोलाकार लोकेशन जिसमें आपके ऑडियंस आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट कि राइट नाउ माई इंस्टीट्यूट इज इन प्रीत विहार न्यू दिल्ली, तो प्रीत विहार दिल्ली आ गया। सो आई नीड टू टारगेट this place but not 20 miles, I need to target only 2 kilometers or in fact 10 kilometers, कि 10 kilometers से लोग पढ़ने तो आएंगे डिजिटल मार्केटिंग। So the moment I did that guys, you can see that कि इसने मेरे जो लोकेशन है, I hope अभी तक नहीं किया because I did not give him, because इसने 20 माइल ले लिया, तो I can just go and do it for just 10 kilometers, 10 and then save।
नाउ यू कैन सी दैट गाइस कि इसने मेरे लोकेशन के आसपास क्या कर दिया, एक गोल काइंड ऑफ रेडियस टारगेटिंग कर दी कि इनके बीच अगर कोई होगा तो ही मेरा एड रन होगा इस सर्कल के अंदर, जो लोग सर्च करेंगे मेरे कीवर्ड्स को, अदरवाइज इससे बाहर अगर कोई होगा दे कैन नॉट एबल टू सी माय एड्स। आई होप यू पीपल आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस रेडियस टारगेटिंग। ओके सो गाइज, आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस पर्टिकुलर रीजन में है, आपको उन्हीं को टारगेट करना है। अननेसेसरी आपको आउट ऑफ रीजन के ऑडियंस को एड रन करने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। लैंग्वेजेस को कभी भी आप कुछ भी मत करना, ऑलवेज कीप इट ब्लैंक बिकॉज दिस विल नॉट हेल्प यू इन गूगल, क्योंकि इंडिया में अगर आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो ऑलवेज यूज देयर ब्राउजर इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो देयर इज नो यूज ऑफ चेंजिंग द लैंग्वेज, ऑलवेज कीप इट इंग्लिश, ऑलवेज, दिस इज प्रेफरेंसेस। नाउ यू नॉट नीड टू गो फॉर दिस ऑडियंस, आपको अब ये ऑडियंस में भी नहीं जाना है बिकॉज यू आर काइंड ऑफ न्यू भी, अभी आप नए हो तो आपको ऑडियंस का ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। बट स्टिल आपको अगर लग रहा है कि इन्हीं लोग, यही लोग जो हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉब, यहाँ पर आप सर्च करो तो यू विल फाइंड कि जॉब से रिलेटेड लोग वही आपकी एड दिखे, तो यू कैन डू दैट, यू कैन सिंपली क्लिक हियर। अब गूगल क्या करेगा, जिनका बिहेवियर या जिनका काइंड ऑफ इंटरेस्ट जॉब्स में रहता है, तो सिर्फ उन वही लोग अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे तभी आपकी एड उनको शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बट जहां की मैं आपको कह रहा हूं कि सर्च लोग कर रहे हैं, कोई सर्च कर रहा है गूगल पे आके, तो बाय डिफॉल्ट उसका इंटरेस्ट है, तभी तो वो गूगल पे आके सर्च कर रहा है ना। जैसे मैंने यहाँ पर 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 3 BHK फ्लैट इन नोएडा सर्च करना था। सो यहाँ पर आपको अलग से ऑडियंस देने की जरूरत नहीं है, बट ये ऑडियंस डिस्प्ले में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि डिस्प्ले में कोई सर्च नहीं करता। इसलिए मैं जब डिस्प्ले कराऊंगा then I'll explain you more कि how this thing will help you a lot in display ads, but it will not help you that much in the search ads. I hope अभी तक आपको क्लियर हो चुका है। So it is very much recommended कि आप इसे अगर छोड़ भी दोगे ना, there is no problem in it, आप इसे अगर छोड़ दोगे तो there is no problem, but अगर आपको और रिफाइन करना है then you can do that. So let me just close it. Let's talk about guys budget. अब आता है बजट होता है कि Google is asking you कि मैं एक एड वेंडर हूं, मैं आप लोगों को एड बेचता हूं, तो आपको कितने रुपए की एड चाहिए। तो बजट होता है कि हाउ मच यू वांट टू स्पेंड ऑन डेली बेसिस, कि आपको डेली कितने का एड रन करना है, 1000, 10,000, 1 लाख, दैट यू विल डिसाइड। मिनिमम जो होता है यू कैन रन एड्स फ्रॉम 100 रुपीज टू मैक्सिमम 10 लाख रुपीज तक आप एड रन कर सकते हो डेली का, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, बट उसके लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है कि आप इतना एड स्पेंड क्यों कर रहे हो, आपका मोटिव क्या है, तब गूगल आपसे पूछ सकता है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली नोन एज बजट। तो बजट में मैं डेली का कह रहा हूं कि आई नीड टू स्पेंड 1000 रुपीज, मुझे 1000 रुपीज के एड्स आपसे खरीदने हैं डेली के डेली। तो गूगल इज सेइंग ओके, मैं आपको 1000 रुपीज की एड्स दे दूंगा, 1000 रुपीज से ज्यादा की एड नहीं देगा वो आपको, और आपका जो अकाउंट है डेली 1000 रुपीज उसमें से कट जाएंगे। अकाउंट मतलब आपका जो भी बैलेंस होगा, प्रीपेड बैलेंस, उसमें से कट जाएगा 1000 रुपीज डेली। नाउ बजट के बाद अब आता है बिडिंग। गाइज दिस इज नॉन एज पीपीसी। अब आते हैं पीपीसी। पीपीसी क्यों बोलते हैं इसे? पे पर क्लिक। अब जैसे कि मैं 3 BHK फ्लैट इन नोएडा यहाँ पर सर्च किया, बट मैंने इस पे से अभी तक किसी को भी क्लिक नहीं किया, तो गूगल विल नॉट चार्ज दिस एडवर्टाइजर्स। गूगल इन एडवर्टाइजर्स को बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेगा जब तक आई क्लिक ऑन इट। मैं जब तक इस पे क्लिक नहीं करूंगा, गूगल विल नॉट चार्ज एनी मनी फ्रॉम दिस एडवर्टाइजर्स, नो मैटर कि इनका एड मेरे सामने आ गया है, बट गूगल इनको चार्ज नहीं करेगा बिकॉज दिस इज नॉन एज पे पर क्लिक। इसी को हम पीपीसी कहते हैं। इसीलिए अब गूगल आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि आप किस चीज के लिए बिड करोगे, क्लिक्स के लिए करोगे, कन्वर्जन वैल्यू या कन्वर्जन। जहां की मेरा जो गोल था वो वेबसाइट ट्रैफिक था, इसलिए मैं बिड करूंगा क्लिक्स के लिए। मैं बोलूंगा कि मैं आपको क्लिक के पैसे दूंगा। कन्वर्जन मतलब अगर मेरी वेबसाइट में कोई लीड्स है, लीड जनरेट करनी है, अगर मुझे वेबसाइट में सेल्स जनरेट करनी है, देन मैं उसे बोलूंगा कि यार मैं कन्वर्जन के लिए वेट करूंगा कि मुझे एक सेल के लिए मैं मैक्सिमम 250, 300, 400, 500 कितना भी खर्च करना है, आई एम रेडी टू स्पेंड दैट मच ऑफ मनी, बट आई विल स्पेंड मनी ऑन कन्वर्जन, कि आप मुझे कन्वर्जन दो एंड आई विल पे यू। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सेल देगा तभी आपके पैसे जो है डिडक्ट होंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। दे विल ट्राई टू गिव यू मोर कन्वर्जन, बट there is no fixed cost and there is no fixed promise involved in it कि how much conversion you will get, मतलब how much sale, how much leads you will get.
राइट? सो लेट्स गो विद क्लिक्स. आई विल गो एंड बिड फॉर द क्लिक्स, कि मैं क्लिक्स के लिए बिड करना चाहता हूं, कि मैं क्लिक्स के लिए बोली लगाना चाहता हूं. अब ये पूछ रहा है कि आप मैक्सिमम एक क्लिक के लिए कितना पे कर सकते हो. ये मैं इसको ऑप्शनल रख सकता हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं गूगल को कि ओके यू डिसाइड कि एक क्लिक का कितना होना चाहिए, बिकॉज मुझे तो ज्यादा से ज्यादा क्लिक चाहिए. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं गूगल को सीपीसी बता दूंगा, कॉस्ट पर क्लिक बता दूंगा, क्योंकि गूगल ने इसे ऑप्शनल रखा है कि या तो आप मुझे बता दो कि आप एक क्लिक का कितना पे करना चाहते हो, या फिर आप इसे छोड़ दो, मैं डिसाइड करूंगा कि इसका कितना होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, बट मेरा जो सीपीसी है वो मैंने 10 रुपीज रखा है, बट उस टाइम पे सीपीसी की जरूरत है 15 रुपए की. बट गूगल ने ये देखा कि आपने सिर्फ 10 रुपए बोला है, तो गूगल आपके ऐड को बंद कर देगा उस टाइम पे, सिर्फ उस टाइम तक के लिए जब तक मार्केट में सीपीसी जो कॉस्ट पर क्लिक है वो 10 रुपए से ज्यादा चल रही है, तब तक वो बंद रखेगा. जैसे वो वापस घूम के 10 रुपए में आ जाएगा, मतलब जब भी ये पॉसिबल है कि 10 रुपए में आपको वो एक क्लिक दे पाए, तब आपको वो ऐड दोबारा रन कर देगा. तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि कॉस्ट पर क्लिक जो है वो गूगल पे छोड़ दूं, कि गूगल डिसाइड करे कि मेरा एवरी टाइम मेरे क्लिक का रेट फ्लक्चुएट करता रहे, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो गुड है. बट हाँ, अगर आप बिल्कुल कंस्ट्रेंड हो, कंस्ट्रेंड मतलब नहीं मैं एक क्लिक के 10 रुपए से ज्यादा नहीं पे कर सकता, तो उस केस में आप अपना सीपीसी यहाँ पर मेंशन कर दो कि आपको कितना देना है, 10 रुपए, 20 रुपए, एक क्लिक का कितना देना है, दैट यू डिसाइड. एंड देन गूगल उससे ज्यादा आपसे बिल्कुल भी नहीं लेगा. I hope guys bidding is clear. Now if the bidding is clear, then let's go with settings में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है. Ad extension अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा. Let me help you after some time, जब आप एक कैंपेन को अच्छी तरह से क्रिएट कर लोगे. So you not need to just go with this ad extensions right now. Now let's go and click on save and continue. Guys अब हम save and continue को क्लिक करेंगे. Why? Because मेरा कैंपेन रेडी हो गया है. अब मैंने बताया था कैंपेन जैसे रेडी हो जाएगा, यू नीड टू क्लिक ऐड ग्रुप्स. सो गाइस कैंपेन हमने क्रिएट कर लिया है. नाउ लेट्स गो विद ऐड ग्रुप. अब ऐड ग्रुप का मुझे यहाँ पर नेम देना है. अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कैंपेन और एड ग्रुप में मेजरली डिफरेंस क्या होता है. गाइस अगर मैं बात करूं कि कैंपेन जो होता है वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर एड ग्रुप आता है. अब कैंपेन में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए. कैंपेन में मैंने ये डिसाइड कर दिया कि इन लोकेशन से मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, और कैंपेन में मैंने ये भी डिसाइड कर दिया कि हाउ मच आई हैव टू स्पेंड एज अ बजट, और कैंपेन में ये भी डिसाइड कर दिया कि मैं पर क्लिक का कितना देने वाला हूं. ये तो हो गई बात. बट अब गूगल आपसे पूछेगा कि ये सब होने के बाद अब आप मुझे बताओ कि आप किन लोगों को टारगेट करने वाले हो. तो अब ये चीज डिसाइड होगी एड ग्रुप्स में. जैसे ही एड ग्रुप में आप मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हो, बट अभी मैं आपको सिर्फ एक एड ग्रुप से एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूंगा. नंबर 1 कि मैं टारगेट करना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स से रिलेटेड लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, मैं उनको टारगेट कर रहा हूं. तो एड ग्रुप का नाम मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स. अब गूगल पे जाके लोग क्या सर्च करें कि आपकी एड रन हो, तो वो आपको मेंशन यहां पर करना है. तो मैं यहां पर लिखूंगा, जब भी गूगल पे जाके कोई लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, तो मेरी एड आ जानी चाहिए. दैट इज द नंबर 1 कीवर्ड आई एम टारगेटिंग. डिजिटल मार्केटिंग या फिर एसईओ एग्जीक्यूटिव जॉब, एसईओ एग्जीक्यूटिव जॉब्स, एसएमओ एग्जीक्यूटिव जॉब्स. गाइस यहां पर मैं मिनिमम 1 कीवर्ड मुझे देना मैंडेटरी है, और मैक्सिमम जितना मर्जी दो, बट आई वुड रिकमेंड कि मैक्सिमम 10 कीवर्ड्स देना एक एड ग्रुप के लिए. तो जैसे ही आपने ये देख लिया कि मैंने ये 3 कीवर्ड्स लिख लिए, जब भी कोई गूगल पे जाएगा और लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, जब भी कोई लिखेगा मेरा एड वहां पर रन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने इन कीवर्ड्स को टारगेट किया. जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी कोई भी ऐसा कीवर्ड टारगेटेड बिल्कुल भी नहीं है. कैन यू सी दैट? एक भी ऐड यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं रन हो रहा है. रीजन बीइंग क्योंकि गूगल इस कीवर्ड पे किसी ने अभी तक कोई भी बिड नहीं किया कि मेरी ऐड रन करो, कोई भी एडवर्टाइजर नहीं है. अब मैंने क्या किया, इन 3 कीवर्ड्स पे जब भी कोई सर्च करेगा मेरा ऐड रन हो जाएगा. आई होप सो फार सो क्लियर. तो इसे कहते हैं ऐड ग्रुप. द मोमेंट इट इज डन, जैसे ही आपने ये एड ग्रुप बना लिया, यू नीड टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. अब सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मेरा एड ग्रुप डिसाइड हो गया कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग जॉब से रिलेटेड इन लोगों को टारगेट करना है, द पीपल हु विल सर्च फॉर दिस कीवर्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जैसे वो सर्च करें उनको क्या दिखना चाहिए. उनको मेरा एड कॉपी दिखना चाहिए, राइट? सो एड कॉपी में द नंबर 1 थिंग दैट यू हैव टू डू इज
फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल मतलब क्या होता है गाइस कि जब भी आपके ऐड को कोई क्लिक करे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी ऐड है, इसको क्लिक करे तो वो किस लैंडिंग पेज पे लैंड हो। तो गाइस ये रहा वो लैंडिंग पेज जिसमें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब ही अवेलेबल है। तो ये इसे कहते हैं लैंडिंग पेज। दिस इज नॉन एज लैंडिंग पेज। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसको कॉपी, इस लैंडिंग पेज को, क्योंकि इस लैंडिंग पेज को नहीं, जो मेरे सामने अभी है ये तो एग्जांपल है। आई वॉन्ट यू पीपल कि आप किस लैंडिंग पेज पे उनको लैंड कराना चाहते हो, वो लैंडिंग पेज आप यहाँ पर दो और उसको ओपन करो सबसे पहले, और उसके एड्रेस बार में जाओ, द एंटायर एड्रेस बार यू हैव टू कॉपी एंड देन यू नीड टू कम बैक टू दिस पर्टिकुलर एड ग्रुप सेक्शन एंड देन यू नीड टू पेस्ट इट। फिर उसे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। ये है आपका फाइनल यूआरएल कि जब भी आपके ऐड को कोई क्लिक करेगा दे पीपल कम टू दिस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज। आई होप सो फार सो क्लियर। नाउ दिस इज व्हाट हेडलाइन 1। गाइस हेडलाइन 1 क्या होता है? हेडलाइन 1 है कि आप अगर यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर लिखा था 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, सो यू विल सी दैट कि इसमें जो ये आपका ब्लू कलर की लाइन है जो आपको आ रहा है, ये ब्लू कलर का टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज नॉन एज हेडलाइन 1। ये जो ये बार है, कैन यू सी दैट, ये जो आपका जो वर्टिकल बार है, इससे पहले हेडलाइन 1 होता है, इसके बाद हेडलाइन 2 होता है। सो द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर कि हेडलाइन 1 लिखना है गेट डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। ये हेडलाइन 1 है जो कि आपका यहाँ पर दिखा रहा है। कैन यू सी दैट? गाइस ध्यान रखना कि आपके पास लिमिटेड कैरेक्टर्स होंगे, इससे ज्यादा आप लिखोगे गेट डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन दिल्ली, जैसे मैंने किया, ये बिल्कुल रेड हो गया बिकॉज दिस इज नॉट एलिजिबल। ये आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप 30 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस उससे ज्यादा लिखो। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी यूज की कि मैंने उसके अंदर लिख दिया और मेरा एक लाइन भी बन गया कि गेट डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। Then you can go and give the headline 2 जो कि आपका यहाँ पर शो होगा, this is vertical bar के यहाँ पर। So you need to see maximum package is 30,000। मैंने यहाँ पर सैलरी मेंशन कर दी so that people can apply it, लोग इसे अप्लाई कर सके। मैक्सिमम पैकेज 30,000 और ये भी 28 कैरेक्टर्स के अंदर मैंने लिख दिया। हेडलाइन 3 इज नॉट मैंडेटरी बट स्टिल यू कैन डू दैट, अप्लाई टुडे, अप्लाई टुडे। तो वो यहाँ पर आ गया, यू कैन सी दैट। सो गाइस ये हो गया आपका हेडलाइन। दिस हेडलाइन हैज बीन कंप्लीटेड। आपकी हेडलाइन कंप्लीट हो गई है, एज यू कैन सी दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाथ। पाथ होता है कि आपका ऑडियंस को ये दिखना चाहिए कि वो आपके किस पेज में जाने वाला है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये naukri.com तो बाय डिफॉल्ट आएगा बिकॉज मैंने यहाँ पर naukri.com का ही फाइनल यूआरएल दिया है, फाइनल लिंक दिया है, तो naukri.com बाय डिफॉल्ट उसने पिक कर दिया। बट अगर ऑप्शनल है, अगर आप दिखाना चाहते हो कि वो मेरे naukri.com पे जॉब्स पोर्टल पे डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज में आएगा, तो यू कैन शो हिम लाइक दैट, naukri.com/jobs/digital marketing। ये बन गया पाथ जो कि रेलेवेंट, जरूरी नहीं है कि आपको देना ही है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर आप चाहो कि आपके ऑडियंस को दिखाना है तो यू कैन डू दिस लाइक डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, इससे क्या होगा, आपके ऑडियंस को कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा वो naukri.com पे डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज में जा सकता है। Now let's talk about description. Guys, अब description जो है थोड़ा सा काइंड ऑफ ओवरव्यू है कि वो जिस पेज में जाएगा या फिर why should they click this particular ad, वो इस ad को क्लिक क्यों करे। क्लिक करने से पहले वो थोड़ा सा रीड करना चाहेगा आपके बारे में, a brief about that page where he or she is going to land. So now here you can see that we are hiring the right candidates for our company, people who wants to apply, send your resume। अब ये रेड हो गया। Why? The reason is कि I have 90 characters limitations। तो अब मुझे कुछ इस तरह से लिखना है। Now I have to create मुझे content writing का एक सेंस होना चाहिए कि यार how I can frame a sentence within this character limit। So now people who wants to apply, तो अब ये people who wants to apply की जगह मैं क्या कर दूंगा, for apply या फिर for apply, or you can say that send your resume now to apply।
Got it? So guys देखो मेरा डिस्क्रिप्शन कितना अच्छा बन गया कि we are hiring the right candidates for a company, send your resume now to apply. तो एक 90 कैरेक्टर्स के अंदर मैंने पूरा का पूरा अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिख दिया. The second description if is required, you can do that. You can write कि we are open till 7 p.m. and tomorrow is the last day of hiring. तो मैंने अपने एड में ज्यादा से ज्यादा डिटेल दे दिया कि लोगों को पता लग जाए कि आई एम हायरिंग अ पर्सन ऑन डिजिटल मार्केटिंग इन एन अर्जेंट बेसिस. तो कल शाम 7 बजे तक हम 7 बजे तक ओपन है और कल हायरिंग बंद होने वाली है. आप जल्दी से इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर दो. तो ये तो मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस साइट के लिए एड रन करनी है, naukri.com के लिए बेसिकली एड रन करनी है. आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से मेंशन करोगे जिसमें हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3, path, then description 1, then description 2, and then finally your job is done. The moment your job is done, your ad will look like this. Guys, you need to click on save and continue. जैसे ही आप satisfied हो जाते हो कि मेरा ad copy बहुत perfect है, save and continue, you are ready to hit the market. अभी आपसे कंग्रेचुलेशन, जो कैंपेन इज रेडी. आपसे रिव्यू करने के लिए बोल रहा है कि देख लो आपने ये सब किया है कि आपने 8 अप्रैल से स्टार्ट किया है अपना जो एड है. इसका डेली बजट 1000 रुपीज का है. आप ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स के लिए आपने बिड की है और आपका जो एड है सिर्फ दिल्ली, मुंबई और प्रीत बिहार में रन होगा. और आपका जो वेबसाइट गोल था वो ट्रैफिक लेना था और आपका जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के ऑडियंस को टारगेट करना है, जिस लैंग्वेज के ब्राउजर को टारगेट करना है वो इंग्लिश होना चाहिए. आपने एड ग्रुप बनाया, एक एड ग्रुप बनाया है, आपने 3 कीवर्ड्स दिए हैं और आपने एक ऐड बनाया. ये सारा आपको उसने रिव्यू करा दिया. एज यू कैन सी दैट द मोमेंट यू आर हैप्पी क्लिक ऑन कंटिन्यू टू कैंपेन. जैसे ही आपने कंटिन्यू कर दिया, अब आपको यहाँ पर कैंपेन लेवल पे जाके एज यू कैन सी दैट यहाँ पर कैंपेन. सो गाइज, श्योर जॉब्स नाम का एक कैंपेन बन चुका है और उस कैंपेन की सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी कि कितने बार आपका एड शो हुआ है, उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है यहाँ पर, और हर क्लिक का कितना कॉस्ट आपको लगा है. ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एज अ रिजल्ट दिखनी शुरू हो जाएगी. गाइज, अब ये जो पर्टिकुलर मैंने कैंपेन बनाया है ये हैंड टू हैंड रन नहीं होगा. इसके 2 कंडीशंस मेजर होंगे. नंबर 1 कंडीशन कि सबसे पहले तो ये रिव्यू के लिए जाएगा क्योंकि ये गूगल की टीम इसको रिव्यू करेगी कि ऑल द थिंग्स आर इन द गाइडेंस, इन द पॉलिसी ऑफ गूगल और नॉट. सेकेंडली, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट है उसमें प्रीपेड बैलेंस होना चाहिए अगर ये प्रीपेड अकाउंट है, और या फिर आपका कोई वीजा, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड इसमें ऐड होना चाहिए ताकि जैसे ही गूगल के ऐड रन हो आपके डायरेक्ट अकाउंट से वो अमाउंट जो है वो डेबिट हो सके. सो दैट इज द रीजन. उसके बाद तो आपकी एड रन होनी शुरू हो जाएगी लाइक दिस. दिस इज हाउ योर एड may run in the market if you have done all the things. So guys, this is what exactly the real thing which today you have learned in PPC. इस तरीके से हम एक सर्च एड्स को रन करते हैं. अब सर्च एड्स हमें 2-3 दिन तक रन करना है एंड रन करने के बाद फिर उसका रिजल्ट्स पे एनालिसिस करना है. तो गाइस, देखा आपने कि इस सेशन को हमने पार्ट में डिवाइड किया है. ऐसा नहीं है कि मैं पीपीसी पूरा एक ही वीडियो में दिखा दूंगा. एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने आपको एक वीडियो में नहीं दिखाया है. तो इसको हम पार्ट पार्ट में जरूर करेंगे. तो अगर आपने ये वाला वीडियो अच्छी तरीके से देखा है, जो कि ऑफ कोर्स कंप्लीट नहीं है लेकिन बेसिक्स मैंने इसमें क्लियर करने की पूरी कोशिश की है. पीपीसी के जितने भी पार्ट होंगे, जितना भी इसका और भी सीक्वेंस होंगे गाइज, उन सीक्वेंस को अच्छी तरह से देखना है बिकॉज उनमें और ज्यादा पोटेंशियल है, उसमें और ज्यादा खजाना काइंड यू कैन से दैट की है. तो प्लीज हर पार्ट को इसके बाद देखना है. बेहतरीन से बेहतरीन डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस लाते रहेंगे. तो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. टिल देन हैव अ नाइस डे. बाय बाय एंड जय हिंद. Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. So guys, आज इस सेशन में हम सीखेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. गाइज, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आप अपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. गाइज, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं जब हम किसी कीवर्ड को अपने पेज के अंदर इस तरीके से फिट करते हैं कि उस कीवर्ड पे हमारा पेज रैंक करना शुरू कर दे. दैट प्रोसेस नोन एज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. गाइज, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है. उसके लिए मुझे आपको प्रैक्टिकल कराना है और प्रैक्टिकल के लिए मुझे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले जाना है. आइए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को अच्छी तरीके से करते हैं.
अब मैं बात कर रहा हूँ गाइस, जो भी कीवर्ड रिसर्च आप लोगों ने किया है वो बहुत ही अच्छी तरह से किया है एंड उसी को कीवर्ड रिसर्च बोलते हैं। और कीवर्ड रिसर्च करने का जो हमारा मेन मोटिव था वो ये था कि हाउ वी कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर keyword on which I can easily get rank, and once I will be getting rank I can expect a lot of traffic from that particular keyword, क्योंकि मेरे पास उस कीवर्ड का वॉल्यूम भी था कि कितने लोग उसे सर्च करते हैं और उस कीवर्ड का कंपटीशन जितना कम होगा उतना ज़्यादा है और वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो इसका मतलब मैं सेफ हूँ कि कंपटीशन कम होने की वजह से मुझे रैंकिंग मिल गई और रैंकिंग मिलने की वजह से मुझे ट्रैफिक भी मिल गया क्योंकि उसमें सर्चेस भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो यही बेनिफिट होता है कीवर्ड रिसर्च का और यही मेन मोटिव होता है इसको करने के पीछे का। नाउ फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा कीवर्ड मिल गया, द कीवर्ड वाज वेट लॉस रीजंस और वेट लॉस होम रेमेडीज। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कीवर्ड मिला है वेट लॉस होम रेमेडीज, मुझे इस पे बहुत अच्छा एक ब्लॉग लिखना है। आई हैव फाइनलाइज्ड दिस पर्टिकुलर कीवर्ड एज माय मेन कीवर्ड ऑन व्हिच आई हैव टू वर्क ऑन। तो इसे मैं कह सकता हूँ मैं प्राइमरी कीवर्ड, मैं इसे प्राइमरी कीवर्ड ट्रीट कर सकता हूँ कि मुझे इस पे ही रैंक करना है कि मेजर मेरी जो पर्टिकुलर ब्लॉग है जिसपे मैं ये वेट लॉस के बारे में पूरा कंटेंट लिखूंगा वो कंटेंट मेजरली किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक होना चाहिए, दैट इज नॉन एज वेट लॉस होम रेमेडीज। इस कीवर्ड पे रैंक होना चाहिए। अब इस कीवर्ड पे रैंक कराने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है लेवल 2, दैट इज नॉन एज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, एंड आज हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे ही बात करेंगे और पूरा प्रोसेस करना है। हम देखेंगे कि कैसे करते हैं और इसको कैसे आगे अच्छी तरह से करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स होने चाहिए, वो सारी चीजें हम इस पे करने वाले हैं। तो प्लीज मुझे फॉलो करो सो दैट यू पीपल कैन गेट टू नो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को अच्छी तरह से कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर गाइज अगर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आपका ठीक नहीं है तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आप रैंक तो कर सकते हो लेकिन रैंक किस कीवर्ड पे करोगे वो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं हुआ होगा आपके पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। तो ऑन पेज में यही चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है इस प्राइमरी कीवर्ड को मुझे कैसे प्लेस करना है। अब आगे मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ प्लीज उसे फॉलो करो। सो वेल गाइज, आप लोग ये देख रहे हो कि मैंने एक पीडीएफ बनाया है आप लोगों के लिए और इस पीडीएफ में बेसिकली मैंने 8-9 स्लाइड्स बनाया विच इज वेरी क्रिस्प एंड क्लियर कि कैसे हमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा एग्जांपल भी दिखा दूं। अगेन इफ आई गो टू गूगल, अगर मैं गूगल पे जा रहा हूं एंड गूगल पे मैंने ये कीवर्ड को सर्च किया लाइक दिस एंड जो भी रिजल्ट्स मेरे सामने आएंगे वो आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको क्लिक कर दिया, द फर्स्ट रिजल्ट जो भी मुझे मिला था मैंने उसको क्लियर कर दिया। ऑन पेज में क्या क्या आता है थोड़ा सा यहाँ पर नजर से मतलब नजर मारना एंड सो यू पीपल कैन इजीली गेट टू नो। नंबर 1, सो गाइस यहाँ पर देखो इसका जो ये बड़ा सा टाइटल है, ये जो टाइटल है इस टाइटल के अंदर आपको दिखेगा कि जो कीवर्ड मैंने सर्च किया था वो आपको ये कहीं ना कहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल लूज वेट आ रहा है, 30 इजी वेज टू लूज वेट, और यहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या था, वेट लॉस होम रेमेडीज। लेकिन इस कीवर्ड के अंदर सॉरी इस टाइटल के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि ये लूज वेट का ऑप्शन दिख रहा है, 30 वेज टू लूज वेट। मतलब टाइटल के अंदर उस पर्टिकुलर कीवर्ड का ग्लिम्स है। ग्लिम्स मतलब होता है कि हाँ वो जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं लॉस वेट पे ही है कि वेट लूज कैसे करना है। तो टाइटल में भी आपको दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी आपको दिख रहा है वेट लॉस इंफॉर्मेशन। तो ये वेट लॉस वर्ड्स है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनसे ही गूगल ट्रिगर करता है कि कौन सा जो आर्टिकल है वो बेस्ट आर्टिकल है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। अब मैं आगे भी देखूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं वेट लॉस, लॉस वेट ये सब दिखता रहेगा। ये रहा अगेन लूज वेट एंड देन यहाँ पर भी आप देखिएगा कि वेट लॉस लिखा हुआ है। अगेन इफ आई गो समवेयर इन दिस कंटेंट सो आई विल फाइंड मोर दिस काइंड ऑफ वेट लॉस एंड ऑल। तो मैं इसको काम करता हूँ, मैं कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ। तो गाइज पूरे इस पेज में, इस पूरे कंटेंट के अंदर 71 टाइम्स वेट लिखा हुआ है, बट मैं इनको नहीं मानूंगा। जो यहाँ पर येलो हाईलाइट हुए हैं मैं इनको इसका कंटेंट नहीं मानूंगा। तो इसका जो मेजरली कंटेंट होगा वो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, ये देख रहे हो ना आप, affects weight and eating behavior, 6 7 weight loss again, 8 weight loss again, 9 weight loss again, weight loss again, weight loss। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर कीवर्ड को इस कंटेंट को इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ रैंक कराने की पूरी कोशिश की गई है। वेट लॉस कैन यू सी दैट। मैं काम करता हूँ, मैं वेट लॉस ये दिखाता हूँ। तो गाइज वेट लॉस आप देखो ये इस पूरे पेज में कहीं ना कहीं 37 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें से 2 बार जो वेट लॉस ये हटा दूं तो 35 टाइम्स वेट लॉस लिखा गया है, जिस वजह से
मेरा जो कीवर्ड है वो ट्रिगर हुआ है, क्योंकि मेरे कीवर्ड का जो फर्स्ट 2 टर्म्स था वो वेट लॉस ही था, और इस पूरे कंटेंट के अंदर वेट लॉस को इस तरह सजाया गया है मतलब डेकोरेट किया गया है दैट गूगल गॉट टू नो कि दिस पर्टिकुलर आर्टिकल विल बी द बेस्ट सूटेड आर्टिकल फॉर दिस कीवर्ड, दैट्स द रीजन दिस आर्टिकल इज रैंकिंग एट द टॉप of the Google search results. I won't say कि this is the only reason. अगर आप weight loss को बहुत बार अपने content के अंदर लिख दोगे वही एक reason है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, but I am just telling you कि this is the reason out of that total reason which I will be giving you today. जो आज मैं आपको बताऊंगा उसमें से ये कुछ reason है. Now this is you can see that. गाइस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हाउ दिस पर्टिकुलर कंटेंट इज रैंकिंग इन गूगल, बिकॉज ये वेट लॉस को इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर कितनी बार और कैसे कैसे लिखा गया है, और यही आज का हमारा टॉपिक है. तो ऑन पेज मतलब आपको समझ आ गया कि इस पेज के अंदर वेट लॉस का किस तरह से जिक्र हुआ है और कहां कहां हुआ है और कितनी बार हुआ है, ये मैटर बहुत करता है. इसके अलावा इसके जो ये पर्टिकुलर ये जो साइट है उस साइट के जिस पेज में है उस पेज में भी लूज वेट का जिक्र है. आप देख रहे हो इसके यूआरएल में भी लूज वेट का पूरा जिक्र है. जिक्र होने का मतलब है कि यू हैव टू मेंशन द पेज यूआरएल अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड विच यू वांट टू टारगेट, लाइक दिस लूज वेट. तो कहीं ना कहीं लूज वेट उसके यूआरएल में भी है, उसके टाइटल में भी है, लाइक दिस, और उसके कंटेंट के अंदर भी है. और कंटेंट के अंदर के अलावा आई वुड से कि इसका अगर कोई इमेज है तो शायद उस इमेज में भी होना चाहिए, बट एज आई कैन सी दैट देयर इज नो इमेज इन दिस कंटेंट. इस पूरे कंटेंट के अंदर कोई भी इमेज अभी तक तो मुझे नहीं दिखी है, तो ओके नहीं है. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अभी 1 to 1 क्लियर कर देता हूं. तो नंबर 1 थिंग गाइज, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी कंटेंट अगर आप लिख रहे हो तो मेक श्योर मिनिमम 1000 वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन सबसे रिकमेंडेड मैं जो बोलूंगा वो 1500 से 2000 वर्ड तक होना चाहिए. जैसे कि आप देख रहे हो, अगर मैं इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करूं तो यू विल फाइंड कि ये कंटेंट जो है कम से कम मोर देन 1500 वर्ड्स होगा, और ये कंटेंट भी कहीं ना कहीं 2000 वर्ड्स का कंटेंट जरूर होगा. I'm pretty sure about this, क्योंकि as I clearly mentioned yesterday itself that the more the content you will provide to Google will love your content to get better ranking. Let's copy this. Copy करके मैं यहाँ पर अगर जाऊंगा and I will write here Google and I will write word counter and let's go and count the word here. मैंने यहाँ पर लिख दिया, एंटर कर दिया. तो गाइस देखो, इट इज 2400 वर्ड्स का कंटेंट है ये. 2400 मतलब ऑलमोस्ट 2500 वर्ड का कंटेंट है. तो इसका मतलब मैं बिल्कुल गलत नहीं था कि ज्यादा कंटेंट होगा तो गूगल विल गिव यू प्रायोरिटी. इट डजंट मैटर कि हाँ आप सिर्फ कंटेंट ज्यादा भरते जा रहे हो लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, आप बिल्कुल गंदा टॉपिक लिख रहे हो, या फिर जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो वो बहुत ही घिसा पिटा है, लोगों ने ऑलरेडी लिख चुके हैं. तो गाइस उस केस में आप जितना मर्जी बड़ा कंटेंट लिख दो, आपको कोई भी रैंकिंग नहीं मिलने वाली. क्यों? क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो गूगल की नजरों में ना बिल्कुल वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है. गूगल के पास ऑलरेडी वैसे कंटेंट बहुत सारे हैं, तो आपको यूनिक भी होना पड़ेगा. तो मैं वही चीज आगे भी बताऊंगा, बट अभी तक जो मैंने आपको प्रूफ किया वो ये किया है कि आपको एक अच्छा खासा कंटेंट लिखना है. अच्छा खासा मतलब क्वांटिटी वाइज उसको ज्यादा लिखना है. तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि जो फर्स्ट में रैंक कर रहा था वो कहीं ना कहीं 2500 वर्ड कंटेंट को रैंक करा रहा था. नाउ लेट्स गो विद द सेकंड कंटेंट. सेकंड कंटेंट ये वाला है, क्योंकि ये तो ऊपर जो हमने देखा वही है. अब इस पे चलते हैं. तो गाइस इसका भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा कंटेंट है, और इसमें भी अगर मैं देखूं वेट लॉस कितनी बार लिखा गया है तो गाइस 58 टाइम्स तो इसने भी लिखा है. मैं मान के चलूं कि 58 टाइम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि उसके अलग अलग जगह पे लिखा है जो कि कंटेंट नहीं है बेसिकली. तो यू कैन से दैट वेट लॉस उसके किस में है, उसके ये रहा वेट लॉस होम रेमेडीज. ये तो एग्जैक्टली उसने वही कीवर्ड लिखा है जिस कीवर्ड को हमने खुद सर्च किया है. तो उसके टाइटल में भी है, उसके यूआरएल पे भी है वेट लॉस. आप देख रहे हो यहाँ पर यूआरएल पे भी है, एंड उसके कंटेंट के अंदर भी वेट लॉस काफी बार लिखा गया है थ्रू आउट द कंटेंट एज लाइक दिस. यू कैन सी दिस. मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, लाइक दिस. सो गाइज ये सारी चीजें ये खैर काउंट नहीं होगा, सॉरी हाँ ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये कंटेंट का ही पार्ट है तो ये काउंट होगा. तो गाइज दिस वे व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो विद ऑल द कंटेंट जो कि यहाँ पर रैंक कर रहे हैं. आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा कि यस मतलब कीवर्ड को डेकोरेट करना अपने कंटेंट के अंदर कहाँ रखना है वो ऑन पेज का पार्ट होता है.
आई होप अभी तक आपने बिल्कुल इसको क्लियरली समझ लिया है। अगर समझ लिया है तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम शुरू हो रहा है कि हमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे उन चीजों को करना है, वही आज हमें सीखना मेजरली हमारा काम है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक स्लाइड बनाया है गाइस। ये स्लाइड थोड़ा सा पुराना है, पुराना इन द सेंस लास्ट ईयर का स्लाइड है। लास्ट ईयर के स्लाइड में और आज के 2019 के एसईओ में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा आपको जरूर अंतर है, जो कि मैं आपको ड्यूरिंग द बताने के टाइम पे, ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल मेंशन यू कि चेंजेस क्या क्या हैं, तो आप उसे मैनुअली चेंज कर लेना अपने पॉइंट में। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइस द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है जब आप एक कंटेंट लिखने वाले हो, क्योंकि ऑन पेज का मतलब है आज हम कंटेंट पे काम करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल क्लिक ऑन दिस। तो आज हम कंटेंट पे काम करेंगे। कंटेंट का काम का मतलब होता है कि आज हम ये कंटेंट लिखने वाले हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये कंटेंट लिखते टाइम या लिखवाते टाइम जो आपको चीजें ध्यान रखनी है उसी को ही बेसिकली ऑन पेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये कंटेंट जो लिखा जा रहा है इस पे बात कर लेते हैं। द नंबर वन थिंग विच यू हैव टू सी हियर, स्लाइड नंबर 1। सबसे पहले गाइस द वेरी फर्स्ट थिंग जो चीज मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है विच इज कंटेंट इज द किंग। अब मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल दूं। कंटेंट इज द किंग का मतलब क्या होता है? कंटेंट इज द किंग का मतलब ये होता है कि आप नो मैटर कि आप कितने बड़े एसईओ के धुरंधर हो, कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आपने हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स रैंक करा दी, आपको बहुत नॉलेज है कि आप रैंक करा दोगे किसी भी वेबसाइट को, बट मैं चैलेंज देता हूं कि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे कंटेंट साफ सुथरा या फिर कम लिख रहा हूं, या फिर वो कंटेंट जो ऑलरेडी गूगल के पास अवेलेबल है, no matter how good you are in SEO, you won't able to rank my particular site for any keyword। क्यों? क्योंकि कंटेंट तो है ही नहीं उसके अंदर, और कंटेंट जो है वो बहुत ही सड़ा हुआ कंटेंट है, मतलब दैट इज अ वेरी बेकार कंटेंट, बैड कंटेंट विच गूगल विल नेवर गिव मी अ रैंक। सो दैट इज द रीजन द कंटेंट इज द किंग। मींस अगर आप कंटेंट नहीं लिख रहे, अगर आप क्वालिटी कंटेंट नहीं लिख रहे या फिर क्वांटिटी ऑफ कंटेंट नहीं दे रहे हो, तो आप रैंक सोचना मत, गूगल से ट्रैफिक बिल्कुल भी मत सोचना। तो कंटेंट इज द किंग। आपको सबसे पहले कंटेंट पे फोकस करना है। डोंट गो विद द रैंकिंग। अपने माइंडसेट से ये चेंज कर दो कि आपको रैंक करना है, आपको बेस्ट कंटेंट लिखना है। ये माइंडसेट के साथ आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करना, तो आपका ऑटोमेटिकली बाकी की चीजें अचीव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट बिना आप एसईओ कर ही नहीं सकते। दैट इज द नंबर 1। तो प्लीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कंटेंट पे पहले फोकस करोगे, फिर कंटेंट अगर अच्छा है तो ही एसईओ कर पाओगे, वरना आप एसईओ नहीं कर पाओगे। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कुछ चीजें यहां पर क्लियर कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट यूनिक एंड फ्रेश कंटेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको ये भी समझाया था कि गाइस ध्यान रखना कि आपका कंटेंट अगर ऐसा है जो कि गूगल के पास ऑलरेडी कंटेंट वो वाला अवेलेबल है, तो गूगल कभी भी आपको रैंक क्यों देगा? क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी वो वाला कंटेंट रैंक कर रहा है किसी और की वेबसाइट में। अगर आपने सेम चीज वही लिख दी कि भैया आप त्रिफला खाओ, त्रिफला पाउडर हनी के साथ खाओ, किसी और ने लिखा है, तो आप भी सेम चीज लिखोगे, तो आपको रैंक क्यों मिलेगा? लेकिन अगर आप इसी चीज को घुमा फिरा के एक अलग से तरीके से लिखोगे जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, तरीका अलग है लिखने का, आपको समझाने का तरीका अलग है, तो गूगल आपको वो नया कंटेंट मानेगा। लेकिन अगर आप सेम चीज को एज इट इज लिख रहे हो कि त्रिफला पाउडर विद हनी, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, वगैरह वगैरह कर दिया, एंड गूगल को आपने उसे सबमिट कर दिया, तो गूगल समझ जाएगा कि ये तो कंटेंट जो है ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो पहले कंटेंट इसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर सेम कंटेंट है तो जिसने पहले दिया था और जिसका पहले रैंक कर रहा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, अदरवाइज आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। आपको प्रायोरिटी तब मिलेगी भले आप टॉपिक सेम ले लो कि कैसे वेट लूज करना है, आप टॉपिक बिल्कुल सेम ले लो, लेकिन उस पे जो कंटेंट है वो कंटेंट कुछ लेटेस्ट होना चाहिए, कि आपने कुछ नया तरीका बताया है और उस नए तरीके को लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा कोई अगर कंटेंट है तो आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज गूगल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रायोरिटी देगा फॉर ब्रिंगिंग यू अप इन द न्यू कंटेंट एरिया विच इज टॉप रैंकिंग। टॉप रैंकिंग में आपको रख देगा। तो दैट इज व्हाट आई एम सेड हियर, you must not copy any others already published content। आप कभी भी गूगल में ऑलरेडी जो साइट रैंक कर रहे हैं उनमें से किसी को भी कॉपी नहीं करोगे। अगर आप कॉपी करोगे तो गूगल सबसे पहले आपको पैनलाइज कर देगा। पैनलाइज मतलब होता है कि गूगल आपके कंटेंट को ब्लैकलिस्ट कर देगा, आपकी वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट कर देगा, जिसके बाद आप गूगल पे कभी रैंक ही नहीं कर सकते। तो ले दे के बाद क्या हो जाएगी, कोई फायदा तो हुआ नहीं, ऊपर से ब्लैकलिस्ट हो गए। अब आपकी साइट कभी रैंक ही नहीं करेगी, चाहे आप अब नया कंटेंट डाल रहे हो। एक बार पैनलाइज होने के बाद आप नया कंटेंट डाल रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गूगल ने आपको ऑलरेडी पैनलाइज कर दिया है।
अब आपको बिल्कुल फ्रेश कंटेंट लिखना है, या तो लिखना है या फिर लिखवाना है अपने ब्लॉग के लिए, अपने आर्टिकल के लिए, या फिर अपनी वेबसाइट के लिए। एंड जैसे ही आपको कंटेंट लिखना हो जाए आपका, तो प्लीज अपने कंटेंट का प्लेजरिज्म जरूर चेक कर लेना। क्योंकि क्या होता है, मैंने किसी कंटेंट राइटर को अपना कंटेंट लिखने के लिए दिया, उसने मुझे कंटेंट लिख के दे दिया और मैंने एज इट इज उसे अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर दिया। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि वो कंटेंट जो राइटर होते हैं, अगर जो आपका यू कैन से दैट क्लाइंट होता है, मैं एक क्लाइंट हूं और कंटेंट राइटर मुझे कंटेंट लिख के दे रहा है, तो अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होता तो कंटेंट राइटर क्या करते हैं, उन्हें कॉपीड कंटेंट दे देते हैं कि किसी और साइट से कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया। तो आप प्लेजरिज्म चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है। प्रीमियम टूल्स पे ही मैं बिलीव करता हूं, बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक फ्री टूल का तरीका बताता हूं। फ्री टूल है गाइज, स्मॉल एसईओ टूल्स में जाओगे अगर आप, smallseotools.com। आई होप आप लोगों को मैंने ये प्रोफेशनल ब्लॉगिंग में बताया होगा, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अभी आप देख लो। सो द वेरी फर्स्ट टूल विच यू कैन सी हियर इज प्लेजरिज्म चेकर। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन प्लेजरिज्म चेकर, अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरे कंटेंट राइटर ने ये वाला कंटेंट मुझे लिख के दिया है, बट मुझे पता नहीं था कि ये जो कंटेंट है उसने कहीं से कॉपी किया है। तो ये मैं एज इट इज अगर अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देता और पब्लिश कर देता तो डेफिनेटली गूगल मुझे पेनलाइज कर देता। तो इसलिए मैंने क्या किया, सेफर साइड के लिए मैंने इसको कर दिया पेस्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आएगी कि ये 1000 वर्ड से ज्यादा के कंटेंट को मतलब प्लेजरिज्म चेकिंग नहीं करेगा। तो व्हाट आई कैन डू, इसने सिर्फ 1000 वर्ड्स ही लिया है बाय डिफॉल्ट, 2500 को ये नहीं करेगा। तो अब चलते हैं नीचे एंड क्लिक ऑन चेक प्लेजरिज्म। सॉरी, तो मुझे यहाँ से कुछ वर्ड्स मतलब 1500 वर्ड्स जो है मुझे डिलीट करने हैं, तो मैं वो भी कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपको दिखाना ही है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। नाउ अब मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि जितना है उतना तो कम से कम मुझे चेक करना चाहिए। तो गाइस देखो, 100% प्लेजरिज्म, मतलब ये पूरा ही कंटेंट जो है ये कहीं से कॉपी किया गया है। 100% प्लेजरिज्म मतलब ये पूरा कंटेंट ऑलरेडी गूगल में है और गूगल ने देख लिया है कि ये कंटेंट कहाँ पब्लिश्ड है। ये कंटेंट पब्लिश्ड है गाइस, ये एक एक लाइन इसने बताया कि प्लेजराइज्ड है, तो मतलब 100% पूरा कंटेंट प्लेजराइज्ड है। तो अगर मुझे देखना है कि कहाँ है, तो लेट्स गो टू कंपेयर। कंपेयर में आपको दिख रहा है, यस, हेल्पलाइन एक वेबसाइट है, यहाँ पर गूगल ने ऑलरेडी इस कंटेंट को रैंक दे रखा है और हमने भी कहाँ से उठाया गया, इसको हेल्पलाइन से ही उठाया था, राइट। सो दैट इज द रीजन कि ये तरीका है आपका फ्री में चेक करने का कि यू नीड टू गो टू स्मॉल एसईओ टूल्स एंड यहाँ पर जाके आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर कंटेंट में कहीं प्लेजरिज्म तो नहीं है। अगर है तो गूगल को आपको पेनलाइज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर गूगल ने आपकी साइट को पेनलाइज कर दिया तो प्रॉब्लम विल बी कि उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंटेंट जितना मर्जी यूनिक लिखो, आप रैंक ही नहीं करोगे, क्योंकि गूगल ने अपने डेटाबेस से आपको डिलीट कर दिया होता है। चलो, अब नेक्स्ट चीज मैं आपको जो क्लियर कर रहा हूं वो ये है, आपका कंटेंट जो है ना वो 80% तो मिनिमम यूनिक होना चाहिए। अब 80% यूनिक क्यों होना चाहिए, क्यों 100% यूनिक नहीं होना चाहिए? अब देखो गाइस, मेरे कंटेंट के अंदर अगर मैं एक वेट लूज पे मैं कंटेंट लिख रहा हूं, तो वेट लूज वर्ड तो मैं भी लिखूंगा, आयुर्वेदा वर्ड भी मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ होम रेमेडीज। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, त्रिफला वर्ड हो गया, लेमन हो गया, हनी हो गया, ये वर्ड तो मेरे कंटेंट में भी रहेगा। अगर वो सेम वर्ड्स मेरे कंटेंट पे भी रहेगा तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं 100% यूनिक कंटेंट लिख सकता हूँ? कुछ लाइनें मेरी किसी और कंटेंट के साथ मिल सकती है, तो गूगल ऑल्सो नोज दैट कि हाँ ये चीज तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंटेंट लिखा है जिसमें मुझे ना सुंदर पिचई के बारे में कुछ लिखना है। अब सुंदर पिचई का जो बैकग्राउंड है कि उसने आईआईटी से अपना ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग की है, फिर उसने वो चेन्नई का रहने वाला था, फिर वो बैंगलोर में जॉब करने आया, तो ये सारी चीजें तो मैं भी लिखूंगा, किसी और ने भी लिखा है। तो गूगल नोज इट कि यार जो यूनिवर्सल फैक्टर है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो हर कोई लिखेगा। तो इसलिए गूगल 80% का जो ये बफर है वो सबको देता है कि आपका कंटेंट अगर 20% भी प्लेजराइज है तो चल जाएगा, बट 80% यूनिक होना जरूरी है। 80% यूनिक आप खुद लिखोगे, वो तो ऑब्वियस पॉसिबल है कि 80% मैं तो खुद ही लिखूंगा, 20% मेरे जो लाइन्स है, मेरे जो सेंटेंसेस है, वो किसी और पर्टिकुलर साइट से मैच कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। सो गाइज, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया कि आपको यूनिक कंटेंट क्यों लिखना है। तो प्लीज इसका खास ध्यान रखना, अगर नहीं ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बताया था कि ये पुराना है, पुराना इन द सेंस कि ये कुछ टाइम पहले का मेरा स्लाइड है जिसमें मैंने लिखा है कि आप 700 से 800 वर्ड लिखना, लेकिन अब चेंज हो गया है, आपको कंटेंट ज्यादा देना है, आपको मिनिमम 1000 वर्ड्स लिखना है और मैक्सिमम आप 2000 वर्ड्स तक लिख सकते हो, 2000 2500 वर्ड्स तक लिख सकते हो। ज्यादा लिखोगे तो कंटेंट बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग मतलब इतना लंबा कंटेंट बहुत लोग शायद नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो इसलिए आप कोशिश करना कि आपका कंटेंट जो है वो मिनिमम 1000 हो और मैक्सिमम 2000 हो। ये सबसे बेस्ट क्वांटिटी होती है
कंटेंट लिखने की। तो वर्ड काउंट के बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन किया बेसिकली। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात करते हैं कंटेंट जितना इजी होगा, आपके कंटेंट का लैंग्वेज जितना इजी होगा उतना बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि गूगल क्या करेगा, गूगल को पता है कि गूगल में हर तरह के लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे भी लोग आते हैं और गूगल पे आके कंटेंट सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने अभी सर्च किया कि हाउ टू लूज वेट। अब हाउ टू लूज वेट का कोई ऐसा कंटेंट रैंक कर रहा हो जो कि बहुत ही हार्ड और टफ इंग्लिश में लिखी है, या इनफैक्ट हिंदी में भी लिखी है, तो बहुत ही टफ हिंदी लैंग्वेज उसमें यूज किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ा लिखा, बहुत अमीर, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा लोग ही उसे समझ सकते हैं। जैसे कि जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश में लिखा गया कोई एक ऐसा आर्टिकल रैंक कर जाए तो गूगल में तो बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। इसलिए गूगल चाहता है कि आपका जो कंटेंट है वो इतना इजी लैंग्वेज में हो कि मेरे सारे यूजर को आपका आर्टिकल पढ़ के समझ आ जाए। तो इसलिए गूगल कहता है कि प्लीज आप जितना आसान लैंग्वेज में, जितना इजी लैंग्वेज में यू कैन राइट योर आर्टिकल, आई विल प्रेफर इट मोर। दैट इज द रीजन कि सिंपल इंग्लिश में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, माई नेम इज ABC, I live in Delhi, वगैरह वगैरह। बहुत आसान लैंग्वेज में जितना आसान लिखोगे दैट इज मोर बेटर फॉर द रैंकिंग इन गूगल। एंड थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि इस पैसिव वॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि पैसिव वॉइस में लिखी गई इंग्लिश थोड़ा सा ट्रिकी होती है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है समझना, तो बहुत लोग उसे समझ नहीं पाते। पैसिव वॉइस के बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप पैसिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस इन इंग्लिश होता है, इसको गूगल में जाकर सर्च करना, आपको वहां पर इजीली इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। बट मैंने आपको टेक्निकल टर्म पे बता दिया कि पैसिव वॉइस के इंग्लिश को लिखने में, या इंग्लिश क्यों कोई भी लैंग्वेज लिखने में पैसिव वॉइस से बचना। और आपका जो सेंटेंस है वो छोटा सेंटेंस लिखना है, आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। अगर मुझे लिखना है कि मुझे एक फिल्म पसंद आई, तो सिंपल उसको छोटे सेंटेंस में लिख दो कि आई लव दैट मूवी फार बेटर देन दिस मूवी, खत्म। ठीक है, अब आप लिखोगे दिस मूवी इज बेटर देन द प्रीवियस वन बिकॉज द प्रीवियस मूवी was not that clear because it has bad characters, it has bad actors, they don't do the acting well, so I love this movie, full stop। आपने कितना बड़ा सेंटेंस लिख दिया सेम चीज को बोलने में। तो दैट इज द रीजन गूगल सेज कि आपका जो साइट है, आपका जो आर्टिकल है, उसमें ना जो सेंटेंसेस है वो छोटे छोटे होने चाहिए। लाइक यहां से शुरू हुआ, आर यू सिक ऑफ टायरिंग जिम सेशन, खत्म। वेल से शुरू हुआ, कैन यू हेल्प लूज वेट क्विकली, खत्म। जिम से शुरू हुआ और आपका यहां पर खत्म। अगर मैं यहां से शुरू करता और यहां खत्म करता तो इस सेंटेंस को बहुत बड़ा माना जाता, लाइक दिस फॉर एग्जांपल। तो दैट इज द रीजन गूगल वांट्स कि आपका जो सेंटेंसेस है वो अगर छोटे छोटे होंगे ना, दैट विल बी इजी टू रीड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। छोटे छोटे, जैसे खैर ये वाला सेंटेंस भी बहुत बड़ा हो गया। आई वांट कि इस सेंटेंस को अगर ये यहाँ पर खत्म कर देता तो दैट इज मोर प्रेफर, बट जहां की ये रैंक कर रहा है तो ठीक है। बट ये सेंटेंस आपका यहाँ से शुरू हो के आई डोंट वांट कि यहाँ खत्म हो या यहाँ खत्म हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आई होप सो फार सो क्लियर। तो योर सेंटेंसेस शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, जितना लेस हो उतना ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, कंटेंट डेकोरेशंस। कंटेंट डेकोरेशन गाइस बहुत एक वैल्यूएबल चीज है आपके ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, कि आपका कंटेंट कितना सुंदर दिखना चाहिए। कंटेंट डेकोरेशंस का मतलब यही होता है कि योर कंटेंट लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक एंड इजी एंड सूथिंग फॉर द यूजर्स आईज, कि आपके यूजर्स को वो बहुत ही अच्छा दिखने में लगे। अब दिखने में लगे का मतलब क्या होता है? पॉइंट नंबर 1, डिवाइड योर एंटायर कंटेंट इनटू सेवरल पैराग्राफ्स। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये वाला जो कंटेंट आपको दिख रहा है जिसमें इसने लिखा है कि टॉप 5 आयुर्वेदिक होम रेमेडीज टू क्विकली लूज वेट, ये कंटेंट इसने अगर यहां से स्टार्ट किया है तो इसने फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो यहीं खत्म कर दिया। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ उसने लिखना स्टार्ट किया, लेमन एंड हनी, उसने यहां से स्टार्ट किया और यहां खत्म कर दिया। थर्ड उसने पैराग्राफ स्टार्ट किया, उसने यहां से स्टार्ट किया और यहां खत्म कर दिया। सो आप देख रहे हो कि इसने पूरे कंटेंट को, ये पूरा कंटेंट ना करके आई वुड से कम 1500 या 1000 वर्ड का कंटेंट जरूर है। ये यहां तक का 1000 वर्ड का कंटेंट जरूर है। अभी 1000 वर्ड के कंटेंट को अगर यहां से स्टार्ट करता और एक सांस में पूरे को, एक ही कंटेंट को एक ही पैराग्राफ में लिख देता, तो आपको समझने में, पढ़ने में या देखने में बहुत दिक्कत होती। बट इसने क्या किया, और जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है, और इसी तरीके के जो कंटेंट है वही रैंक करते हैं, कि आपका कंटेंट डिवाइडेड होना चाहिए सेवरल पैराग्राफ्स के अंदर। पैराग्राफ नंबर 1, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं आपको, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, सो दैट अब देखो पढ़ने वाले को देख के भी लग रहा है यार कितना अच्छा लिखा है। पहले मैं ये पढ़ूंगा कि लेमन हनी के बारे में क्या है,
फिर मैं पढ़ूंगा बॉटल गॉड के बारे में क्या होता है, फिर मैं पढ़ूंगा ब्लैक पेपर के बारे में पढ़ूंगा, ठीक है, और फिर मैं पढ़ूंगा बैसल लिव्स के बारे में पढ़ूंगा। तो ये चीज क्या है, ये चीज की एक यूजर, एक रीडर के मन में एक कॉन्फिडेंस दिलाता है कि यार ये कंटेंट पढ़ने लायक है, क्योंकि ना इसमें बहुत कुछ दे रखा है, इतनी सारी चीजें दे रखी हैं जो कि मैं पढ़ूंगा तो शायद मुझे बहुत बेनिफिट होगा मेरे वेट को लूज करने में। दैट इज नॉन एज कंटेंट डेकोरेशन, दैट first you have to divide your entire content into several paragraphs rather than writing in a whole one paragraph। ये पूरा 1000-1500 वर्ड्स का आपने शुरू जहां से किया था खत्म वहीं हुआ जहां पर आप कंटेंट ही खत्म होना था। डोंट डू दैट, सो ऑलवेज कीप इट इन अ पैराग्राफ्स। नाउ एक पैराग्राफ मैक्सिमम 70 से 80 वर्ड के अंदर खत्म करने की कोशिश करो। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वुड से कि ये जो कंटेंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से कोशिश करो एक पैराग्राफ आपका 60 to 70 वर्ड्स में खत्म हो जाए। 60 वर्ड्स और 70 वर्ड्स या 80 वर्ड्स मैक्सिमम, क्योंकि छोटे छोटे पैराग्राफ ज्यादा इजी टू रीड होते हैं। अगर आपका वो टॉपिक जो मतलब समझाना चाहते हो अगर नहीं हुआ खत्म 60-70 वर्ड में, आप उसी में एक और क्या पैराग्राफ ले लो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट पैराग्राफ चेंज जरूर कर दो। डोंट राइट इट इन अ होल, नेवर, बिकॉज वो बहुत टाइडी हो जाता है, मतलब ऐसा फील होता है कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करो पैराग्राफ को छोटा रखो, 70-80 वर्ड्स के अंदर लिख दो। नेक्स्ट, ऑलवेज यूज बुलेट पॉइंट्स। आप बुलेट पॉइंट्स यूज करो अगर आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं। बुलेट पॉइंट्स मतलब टू मेंशन योर स्टेप्स। अगर आपको स्टेप्स मेंशन करने हैं ना कि ये करो, तो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स की बात क्या है, जैसे ये बुलेट पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 5, क्योंकि मुझे मेंशन करना है कि 5 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमन हनी खाओ नंबर 1 पे, बॉटल गॉड खाओ सेकंड पे, ब्लैक पेपर का यूज करो 4 पे, बैसल लीव्स का यूज करो। तो ये क्या, ये बुलेट पॉइंट्स है, ये बुलेट पॉइंट्स है। अगर मैं कहूँ ये बुलेट पॉइंट्स हैं ताकि मुझे पता लगे कि मुझे कितनी चीजें करनी पड़ेगी। अगर आपने मुझे बुलेट पॉइंट्स में दिखाया चीजों को तो मुझे लगेगा अच्छा मुझे यही 5 चीजें करनी पड़ेगी या 6 चीजें करनी पड़ेगी। दैट लुक्स मोर सूथिंग, वो अच्छा लगता है पढ़ने में या देखने में। तो अगर आपको स्टेप्स मेंशन करने हैं अपने कंटेंट के अंदर या अपने आर्टिकल के अंदर, तो ऑलवेज ट्राई कि आप ज्यादा से ज्यादा बुलेट पॉइंट्स का यूज करो, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो इजी टू रीड होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। एंड आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपके कंटेंट का वो हमेशा हेडलाइन 1 होना चाहिए आपका। फॉर एग्जांपल दिस इज नोन एज हेडलाइन 1, H1 कहते हैं इसे, कि आपका कंटेंट जहां से स्टार्ट हो मेक श्योर उसका हेडलाइन देना आपको जरूरी है, क्योंकि विदाउट हेडलाइन कोई भी कंटेंट पढ़ना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि गाइज जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में तो पता नहीं कितने हजारों वर्ड्स होते हैं, क्या हम सारे पढ़ते हैं, सारे न्यूज़ पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर के अंदर? नो, जिसकी जो हेडिंग होती है, जिसकी हेडिंग स्ट्रांग होती है, और हेडिंग पढ़ने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम आर्टिकल पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो हेडिंग होना जरूरी है किसी भी आर्टिकल का। सो फार सो क्लियर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड गाइज बहुत इजी है इसको समझना, अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना करूं तो भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये इतना इजी है। कभी भी गूगल ना किसी भी ऐसे कंटेंट को रैंक नहीं कराएगा जो कि उल्टा पुल्टा गलत शलत लिखा हुआ है, मतलब उसका ग्रामर भी ढंग से नहीं लिखा। मैं लड़का हूं और मैंने लिखा है कि मैं जाती थी वहां पर खेलने, तो इसका मतलब गूगल को पता लग जाएगा कि दिस इज पर्टिकुलर, इस आर्टिकल को जो लिखा है ना उनको लिखना नहीं आता, उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, मतलब या फिर उनको लैंग्वेज के अंदर उनकी कमांड नहीं है। तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो देखा जाता है वो है ग्रामेटिकल एरर्स, कि ग्रामेटिकली आपका आर्टिकल, आपका कंटेंट कितना अच्छा है। अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप कभी भी रैंक नहीं करोगे। आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप रैंक ही नहीं करोगे। गूगल पे आपने हार्डली देखा होगा, मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं देखा होगा, बट बहुत 99.9% टाइम ऐसा होता है कि आप बिल्कुल नहीं देखोगे कि ऐसा कोई आर्टिकल रैंक कर रहा है जिसके अंदर स्पेलिंग एरर्स हैं, कि स्पेलिंग ही गलत लिखी गई है वर्ड्स की। ऐसा हो ही नहीं सकता। गूगल इस चीज का खास ध्यान रखता है। पंक्चुएशन मार्क्स, आपने गलत कॉमा, गलत एक्सक्लेमेशन मार्क्स, आपने गलत तरीके से इन्वर्टेड कॉमास इनका यूज किया है, तो गूगल को समझ आ जाएगा कि अगेन द आर्टिकल राइटर हु हैज बीन रिटन दिस आर्टिकल दे डोंट हैव सेंस और दे डोंट हैव गुड कमांड ओवर दिस लिटरेचर, सो उस पर्टिकुलर आर्टिकल को गूगल रैंक नहीं कराएगा। एंड प्लीज अपने आर्टिकल को हमेशा यूनिवर्सल कलर में ही लिखा करो, विच इज ब्लैक। डोंट यूज द कलर फॉन्ट्स कि आपने ब्लू ग्रीन येलो में अपना आर्टिकल लिख दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। और ऐसा नहीं करना कि आप कैपिटल लेटर्स में ही पूरा कंटेंट लिख रहे हो। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो कंटेंट है अगर ये पूरा कैपिटल लेटर में होता तो कितना बेकार लगता, कितना अनप्रोफेशनल लगता। दैट इज द रीजन आप कैपिटल लेटर्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं करोगे। जहां जहां कैपिटल, इनिशियल वर्ड्स कैपिटल में होने चाहिए,
वो तो बिल्कुल श्योर है, वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जो नाउन्स हैं वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, दैट इज ऑल्सो गुड। बट आप एक्सेसिव कैपिटल लेटर्स की, अननेसेसरी जहां पर कैपिटल लेटर्स की यूज नहीं है, आप वहां पर भी कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो, डोंट डू दैट। सो दैट इज द रीजन उसको रॉन्ग लिटरेचर माना जाता है, रॉन्ग ग्रामर माना जाता है। तो मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखोगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो गाइस, अभी तक जो हमने देखा है ना, ये बेसिकली हमें देखा गया कि हमारे कंटेंट को लिखा कैसे जाए, क्या क्या किया जाए उसके अंदर, या फिर क्या क्या कौन से मेजर चीजों का ध्यान रखा जाए लिखने से पहले। ये लिखने के टाइम की चीज नहीं है गाइस, ये लिखने से पहले की चीजें हैं कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि हम उसी अकॉर्डिंग अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करें। अगर हम इस अकॉर्डिंग लिखेंगे तो डेफिनेटली मैं गूगल के नजरों में एक अच्छा कंटेंट माना जाऊंगा, और उसके बाद गूगल सोच सकता है कि मुझे किस कीवर्ड पर रैंक कराए। पहले तो मैं अच्छा अपने आप को दिखाऊंगा। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो फर्स्ट अपीयरेंस क्या होता है कि हम देख कैसे रहे हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हम क्या पहन के आए हैं, हम कैसे उसको गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं। तो फर्स्ट अपीयरेंस मैटर्स। तो यहाँ पर भी गूगल के लिए फर्स्ट अपीयरेंस ये है कि आपका कंटेंट कैसा है, मतलब दिखने में कैसा है, समझने में कैसा है, या अगर उसको लोग पढ़ना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, ये चीज का इफेक्ट कितना है आपको कंटेंट में, पहले गूगल आपको ये देखेगा। जैसे कि उसके लिए क्या क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पर चीजें क्लियर कर दी। नाउ अब आते हैं किस कीवर्ड पे आपका पर्टिकुलर आर्टिकल रैंक करेगा, दैट मैटर्स हियर। उसके लिए हमें अब कीवर्ड का ध्यान रखना है कि कीवर्ड, यूज ऑफ कीवर्ड कैसे करना है, कीवर्ड के अंदर क्या क्या हमें देखना है, समझना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया है कैसे कोई कंटेंट रैंक कर रहा था वेट लॉस पे, क्योंकि वेट लॉस उसे कितनी कितनी बार कहाँ कहाँ लिखा गया है, वो चीज मैंने आपको दिखाई थी कि बाकी आर्टिकल्स क्यों रैंक कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर वर्ड कितनी जगह उसके लिखा था, कैसे कैसे लिखा था। तो वो चीजें होती हैं गेम ऑफ कीवर्ड। अब बात कर लेते हैं गाइस, विदाउट कीवर्ड इंसर्शन, विदाउट कीवर्ड डाले, मतलब अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड डाले आप एसईओ कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना कीवर्ड अपने पूरे कंटेंट के अंदर नहीं लिखा, तो ध्यान रखना आप उस कंटेंट को उस कीवर्ड पे कभी रैंक ही नहीं करा सकते। अगर उस कंटेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल लिखा कि हाउ टू लूज वेट, और ये लूज वेट पूरे कंटेंट के अंदर कहीं लिखा, तो मैं लूज वेट वर्ड पे जिंदगी में रैंक नहीं करूंगा। ये ध्यान रखना है इस चीज का। दिस इज द मेजर रूल कि गेम ऑफ कीवर्ड। अब कीवर्ड का यूज कैसे करना है, कीवर्ड का यूज भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, और आप गाड़ी चलाना सीख जाओ। तो आप गाड़ी चलाना सीख तो जाओगे, लेकिन अगर आपको यूज नहीं पता कि स्टीयरिंग को घुमाने से गाड़ी मुड़ती है, या फिर एस्केलेटर को प्रेस करने से गाड़ी आगे चलती है, या क्लच को छोड़ने से आगे चलती है, तब तक आपको नहीं आएगा। आपने सीख तो लिया ये क्लच होता है, ये ब्रेक होता है, ऐसे आपने सीख तो लिया ये कीवर्ड होता है, बट उसका राइट यूज अगर नहीं आया तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे कि कीवर्ड को, सॉरी, साइट को रैंक कैसे कराना है, आर्टिकल को रैंक कैसे कराना है। तो उसी पे बात कर लेते हैं। तो तीन चीजों का मेजर यहाँ पर प्रभाव है, यू कैन से दैट मेजर इसका फोकस होना है आपको कीवर्ड के टाइम पे, आपके कंटेंट के अंदर, कि आपके कंटेंट के अंदर कीवर्ड की डेंसिटी मैटर करेगी, आपके कंटेंट के अंदर आपका कीवर्ड का प्लेसमेंट मैटर करेगा, और आपके कंटेंट के अंदर आपके कीवर्ड का प्रॉक्सिमिटी मैटर करेगा। तो गाइज, डेंसिटी, प्लेसमेंट्स एंड प्रॉक्सिमिटी, इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। क्या क्या चीजें होती है ये, इस पे मैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नंबर 1, कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। गाइज, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ, नॉट मोर देन दैट। 1 मिनट के लिए मैं साइलेंट हो जाता हूँ, आप जल्दी से ये पढ़ लो जो मैंने लिखा है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। कीवर्ड डेंसिटी रेशियो, जल्दी से पढ़ लो इसे। आई कैन श्योर कि आप लोगों को पढ़ के ही समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करना मेरा काम है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस कीवर्ड डेंसिटी रेशियो का मतलब ये होता है कि आपका जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड का कंटेंट है, 2000 वर्ड का कंटेंट है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, लेट्स गो बैक, हम जिस कंटेंट पहले गए थे उस पर मैं आपको ले जाता हूं, एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कंटेंट था इसका मैंने वर्ड काउंट निकाला था ना गाइस, ये 2400 वर्ड काउंट था इसका। इनफैक्ट 2500, 2500 ही मानो, 2500 वर्ड का कंटेंट था, और इस कंटेंट के अंदर इन्होंने ये वर्ड जो है वेट लॉस, इसको कम से कम 37 टाइम्स लिखा था। अगर मैं 37 टाइम्स ना मानूं, क्योंकि इसके 1 2 यहाँ पर भी कुछ वेट लॉस का इसने कीवर्ड ट्रिगर कर लिया था, सो मैं इसको ना भी मानूं तो चलेगा। तो 37 में से मैं 2 हटा देता हूँ, मेजरली 2 कीवर्ड हटा देता हूँ 35 टाइम्स। तो गाइस
2400 वर्ड्स, अगर मैं 35 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2400 कर देता हूं तो गाइज आई एम सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, 35 डिवाइड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इज इक्वल्स टू 1.45%, मतलब 1.5%, कि इस पूरे कंटेंट के अंदर 1.5% की डेंसिटी रही है इस पर्टिकुलर कीवर्ड की, जो कि मैंने यहाँ एज इट इज मेंशन किया है। कहां पर मेंशन किया है कि गाइस आपका कंटेंट के अंदर आपका कीवर्ड मिनिमम 1% टाइम रिपीट होना चाहिए, मिनिमम 1% और मैक्सिमम 2.5%। मतलब अगर आपको जरूरत है उस पर्टिकुलर वर्ड को बार बार लिखने की तो लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर कीवर्ड स्टफिंग की पेनल्टी लग जाएगी। कीवर्ड स्टफिंग मतलब कि आप जानबूझ के उस कीवर्ड को बार बार यूज कर रहे हो ताकि गूगल आपको रैंक कर दे, तो गूगल को समझ आ जाएगा कि इतनी बार आपने इस कीवर्ड को क्यों लिखा है, इसका मतलब आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, तो गूगल समझ जाएगा और कीवर्ड स्टफिंग की पेनल्टी आप पे लग जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका वो आर्टिकल नहीं रैंक करेगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। लेकिन आपका आर्टिकल इसलिए भी नहीं रैंक करेगा क्योंकि आपका आर्टिकल में वो कीवर्ड ही 1% से कम है। मतलब गूगल को लगेगा यार इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो फोकस है वो वेट लूज नहीं होगा, फिर कुछ और होगा, क्योंकि वेट लूज तो 1% भी नहीं लिखा, तो इसलिए मिनिमम 1% का जो डेंसिटी है उसको मेंटेन करना है और मैक्सिमम 2.5% की डेंसिटी है वो मेंटेन करना है। तो इन दोनों के बीच का मेंटेन करना है। जैसे कि इस साइट ने 1.45 विच इज 1.5% की डेंसिटी मेंटेन की है। इस 2500 वर्ड में उसने 35 टाइम्स उसने वेट लॉस लिखा है और ये होता है 1.5%। गाइज अगर नहीं समझ आया मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं कि आपका नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर कंटेंट जितना भी हो उसका 1% मिनिमम आपका कीवर्ड उस पूरे कंटेंट के अंदर रिपीट कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप रैंक नहीं कर पाओगे। दिस इज द क्लियर थिंग हियर। Now, the next thing is keyword placements। अब कीवर्ड कहां हो ये भी मैटर करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कीवर्ड लिख दिया, आपने एक ही बार में सारे के सारे 35 कीवर्ड्स लिख दिए, आपने एक ही बार में सारे 10 कीवर्ड्स लिख दिया अगर 1000 वर्ड का कंटेंट है तो, ऐसा नहीं है। लेकिन कहां लिखना है वो मैटर करेगा। नंबर 1 गाइस, आपके हेडिंग में आपका कीवर्ड्स एक बार जरूर आना चाहिए, जो मेन कीवर्ड है वेट लॉस। तो वेट लॉस जो है आपका देख रहे हो कि यहाँ पर आ रहा है, आपके हेडिंग में एक बार आ गया लूज वेट, वेट लॉस सिनोनिम्स होते हैं, चलेगा बिल्कुल चलेगा, लेकिन वो आना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं ये आ रहा है, वेट लॉस लूज वेट आपके हेडिंग में आ रहा है। तो एज पर माय स्लाइड इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर। Now, the second important thing कि first line of first paragraph must contain your primary keyword। आपका जो first line है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रहा, first line में ही आपका कीवर्ड आना चाहिए एक बार। सो वेट लॉस आ गया गाइस मेरे स्लाइड के अकॉर्डिंग, कि आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है कि हाँ फर्स्ट लाइन पे उन्होंने लिखा है, फर्स्ट लाइन में उनका प्राइमरी कीवर्ड आया है। मैं एक चीज यहाँ पर देखना चाहता हूँ गाइस, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, नॉट इवन मिनट। मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है इसका डेट कहीं क्यों नहीं लिखा रहा है कि ये पब्लिश का हुआ है कंटेंट। चलो that is not a part of this SEO। okay गाइज पॉइंट क्लियर हो गया, ये पर्टिकुलर जस्टिफाई हो गया ये लाइन कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट अगर होगा आपका प्राइमरी कीवर्ड तो रैंकिंग के फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। नाउ उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके ऑलमोस्ट आपके पास 1000 वर्ड में 10 पैराग्राफ्स हैं या 12 पैराग्राफ्स हैं, तो कोशिश करो आपके हर पैराग्राफ में एक बार आपका प्राइमरी कीवर्ड रिपीट हो रहा है। मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैराग्राफ है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कुछ पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल आपने 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा और उसमें 10 या 12 पैराग्राफ बने हैं, तो कोशिश करना हर पैराग्राफ में एक बार कीवर्ड जरूर देने की। एग्जांपल मैं अगेन यहाँ पर ले लेता हूँ, वेट लॉस। तो गाइस देखो एक पैराग्राफ यहाँ पर आ गया, दूसरा पैराग्राफ इस पूरे पैराग्राफ में एक यहाँ पर आ गया, तीसरे पैराग्राफ में यहाँ आ गया, तो यहाँ पर नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर 2 बार आ गया, इस पैराग्राफ में भी 2 बार आ गया। तो हर पैराग्राफ में कोशिश करो कि आपका वेट लॉस, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आर्टिकल है और इस बहुत बड़े आर्टिकल में इसने डिफरेंट पैराग्राफ्स लिख रखे हैं, बहुत पैराग्राफ लिख रखे हैं, ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा पैराग्राफ लिख रखे हैं इन्होंने, ठीक है, सॉरी मोर देन दैट 30 पैराग्राफ से ज्यादा लिख रखे हैं। तो हर पैराग्राफ में कीवर्ड अगर देते हैं तो वो स्पैम हो जाता, तो इसलिए इन्होंने मेंटेन करा है। तो द सेम थिंग आई एम गोइंग टू जस्टिफाई हियर कि आप कोशिश करो कि आपका जो पैराग्राफ्स है उन पैराग्राफ्स में हर पैराग्राफ में कहीं ना कहीं एक बार या 2 बार आपका ये कीवर्ड रिपीट हो। 2 बार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ पैराग्राफ छोड़ दिए तो नेक्स्ट पैराग्राफ में उसका आप कॉम्पेंसेट कर सकते हो
2 बार कीवर्ड लेके। अगर आपने 2, 3, 4 पैराग्राफ में छोड़ दिए तो फिफ्थ पैराग्राफ में आप 2 या 3 बार उस पर्टिकुलर कीवर्ड को लिख सकते हो। तो एवरेज मैं कह रहा हूं कि आपके हर पैराग्राफ में एक कीवर्ड जरूर होना चाहिए। अगर होगा दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि वो आपके प्लेसमेंट्स में काउंट होगा कि आपका जो वेट लूज का जो ये आर्टिकल है सच में ये वेट लूज पे फोकस कर रहा है, इसके सारे पैराग्राफ वेट लूज को कहीं ना कहीं वैल्यू का मतलब प्रमोट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो एक बेनिफिशियल पॉइंट है आपके लिए। Now, the last point, fourth point of a keyword placement is LSI. LSI मतलब होता है स्टेमिंग वर्ड, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर किया है कि अगर आपका प्राइमरी कीवर्ड है वेट लॉस, लेकिन अगर आपने वेट लॉस की जगह कुछ सिनोनिम्स लिखे हैं विच इज नॉन एज लूज वेट, जो कि कहीं ना कहीं वेट लॉस का ही एक LSI है, लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्स एक टर्म है जिसे हम कहते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपका वेट लूज, वेट लॉस, लॉस वेट या फिर वेट रिड्यूस वेट, रिड्यूसिंग वेट, तो ये क्या होता है, ये वर्ड होते हैं, एक ही वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, आप उसे यूज कर सकते हो और करना चाहिए, यही मैंने यहाँ पर बोला है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो कीवर्ड है वो है डॉग ट्रेनिंग, बट अब डॉग ट्रेनिंग जो ये वर्ड है मैं बार बार नहीं लिख सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पूरे के पूरे आर्टिकल में डॉग ट्रेनिंग लिखता रहूंगा ना तो अगेन थोड़ा सा फिशी साउंड होगा। तो अब मैंने बचने के लिए क्या किया, मैंने पपी ट्रेनिंग कहीं यूज कर लिया, पपी ट्रेनिंग कहीं मैंने यूज कर लिया, ट्रेन योर डॉग, ठीक है, या फिर डॉग ट्रेनिंग तो खैर है ही, डॉग ट्रेनिंग गाइड। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैं बेसिकली गूगल के आंखों में धूल झोंक रहा हूं दैट दिस इज द डॉग ट्रेनिंग आई वांट टू रैंक ऑन, बट I'm not repeating it again and again. Why? Because Google will get it that you are desperate for dog training keyword and you want to get a rank on this particular keyword. So that is the reason what I'm trying to play a trick here कि अगर मैं डॉग ट्रेनिंग की जगह ये सारी चीजें लिख हूं ना अपने आर्टिकल के सेंटेंसेस में, तो क्या होगा, गूगल को तो पता ही है डॉग मतलब पपी, पपी मतलब डॉग, या फिर ट्रेन योर डॉग, मैं डॉग ट्रेनिंग नहीं लिख रहा हूँ लेकिन ट्रेन योर डॉग भी एक ही बात है, डॉग ट्रेनिंग इक्वल्स टू ट्रेन योर डॉग, तो ये अलग अलग लिख रहा हूँ। तो गूगल एक रोबोट ही तो है, वो कोई ह्यूमन तो देख नहीं रहा, तो तब थोड़ा सा उसका जो रोबोट है ना वो थोड़ा सा एक मतलब रोबोट के होने के नाते वो इतना डीप नहीं जा पाएगा कि ओके ये चीज क्या चल रही है। लेकिन अगर वो डॉग ट्रेनिंग बार बार देखेगा, उसे कैलकुलेट कर लेगा इतनी बार लिखा है तो वो फिशी काउंट कर देगा। बट अगर आप इस तरह से LSI यूज करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको वो समझ जाएगा कि आपका डॉग ट्रेनिंग प्रोमिनेंट है और आपको इस पर रैंक कराना है, तो तब तो आप बच जाओगे। ठीक है, तो गाइस दिस इज द LSI, इसका खास ध्यान रखना है जब आप कंटेंट लिखोगे। तो अब मैं बात कर लेता हूं प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है कि अगर आपका एक पूरा कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल द कीवर्ड इज, मेरा कीवर्ड क्या था, हाउ वेट लॉस रेमेडी, होम रेमेडी, ये 4 वर्ड का हो गया ना, वेट लॉस होम रेमेडी। लेकिन अगर मैं वेट लॉस होम रेमेडी इस कीवर्ड पर रैंक करना है तो क्या मैं वेट लॉस होम रेमेडी, वेट लॉस होम रेमेडी को बार बार लिख सकता हूं और एक ही साथ लिख सकता हूं? क्या मेरे सेंटेंसेस बनेंगे? क्या पता किसी सेंटेंस में ये पूरे वर्ड नहीं आ रहा, तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में आई नीड टू यूज प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कि डॉग्स ट्रेनिंग इस कीवर्ड पे मुझे रैंक करना है, बट ये कीवर्ड में बार बार नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरा सेंटेंस अलाउ नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस बनाया, डॉग्स आर आवर फ्रेंड्स, देयर ट्रेनिंग आर नेसेसरी। अब देखो इस पूरे सेंटेंस के अंदर, ये एक सेंटेंस माना गया मेरा, ये सेंटेंस से तो हुआ, इस सेंटेंस के अंदर डॉग्स वर्ड भी आ गया और इस सेंटेंस के अंदर ट्रेनिंग वर्ड भी आ गया, बट जहां की ये एक साथ नहीं आए लेकिन एक सेंटेंसेस में आए, तो दिस इज नॉन एज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। तो डॉग्स ट्रेनिंग पे आपको प्रोमिनेंस मिल जाएगा, आपका फोकस कीवर्ड माना जाएगा डॉग्स ट्रेनिंग, दो दे आर नॉट अलोंग, दे आर नॉट टुगेदर, बट यू विल गेट डेफिनेटली अ प्रोमिनेंस ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। सो दिस इज नॉन एज प्रॉक्सिमिटी, कि द गैप्स, आप जो गैप रख रहे हो अपने कीवर्ड के अंदर जो कि बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, अगर गैप है भी तो भी वो आपका कीवर्ड काउंट होगा, यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। सो प्लीज अगर कभी आपको लग रहा है कि आप डॉग अपने कीवर्ड को एक साथ बार बार नहीं लिख पा रहे हैं तो उसके बीच में गैप, मतलब एक सेंटेंस ऐसे बना दो कि वो वर्ड्स तो आ जाए एक सेंटेंस के अंदर लेकिन अगर अलग अलग है तो भी चलेगा, एंड दैट प्रोसेस नोन एज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। तो गाइस ये 3 चीजें आपको मेजरली मुझे समझानी थी, विच इज नोन एज डेंसिटी, कितनी बार रिपीट करें, प्लेसमेंट कहां रिपीट करें, और अगर आपका जो कीवर्ड है वो हर बार एक ही टाइप का लिखने का पॉसिबल नहीं है तो कैसे आप गैप्स एक सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो बाय पुटिंग द गैप्स बिटवीन दोस कीवर्ड्स। सो दिस इज द मेजर 3 थिंग्स जो आज मुझे बताना था आपके कंटेंट के अंदर, तो ये मेजर वो 3 चीजें थी। आई होप आपने देखा कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं, कैसे हम कीवर्ड की डेंसिटी, प्रॉक्सिमिटी वगैरह का मेंटेन करते हैं, प्लेसमेंट को मेंटेन करते हैं, और ये सारी चीजें करने के बाद एक कीवर्ड हमारी वेबसाइट के अंदर उस
पर्टिकुलर पेज के अंदर ऑप्टिमाइज हो जाता है, जिससे गूगल को ये बिलीव होना शुरू हो जाता है कि यस दिस इज द राइट पेज फॉर दिस कीवर्ड, और जब भी वो कीवर्ड गूगल पे कोई लिखेगा तो मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट रैंक कर रही होगी for this keyword. So guys, wait for my next video. Till then, have a nice day. Bye bye. Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. So guys, आज इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं देखा है, जो कि लास्ट वीडियो था, अभी पहले ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को देखो। तो गाइज आइए चलिए शुरू करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। गाइज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? अभी तक हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि कभी अगर हमें कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर ऑप्टिमाइज करना होता है या कीवर्ड को अच्छी तरह से मेंशन करना होता है, उस प्रोसेस को ऑन पेज बोलते हैं। अब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसईओ में। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को बेस रख के गूगल ये जानने की कोशिश करता है कि कौन सी साइट की रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है और उसी को वो रैंक कराता है। एग्जांपल लेते हैं गाइस कि अगर मैं बात करूं एक कीवर्ड पे मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेंट रैंक करे, तो गाइस उसी कीवर्ड पे हजारों और लोग भी चाहते हैं कि उनका कंटेंट भी रैंक करे। गूगल के पास 1000 लिस्टिंग फर्स्ट पेज पे पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पे वही रैंक करेगा जिसका कंटेंट तो अच्छा होगा, लेकिन कंटेंट जहां की हजारों लोगों के पास ऑलरेडी है, अब रेपुटेशन चेक होगा कि किस कंटेंट का रेपुटेशन भी अच्छा है और वो जिस वेबसाइट में गया है उस वेबसाइट का डोमेन की रेपुटेशन कितनी है। उसके लिए बैकलिंक्स होते हैं गाइस, उसके लिए साइटेशन होता है, उसके लिए सोशल सिग्नल्स होते हैं। तो इसी तीन प्रोसेस को मिला के हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो गाइस आइए चलिए शुरू करते हैं। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत आसान नहीं होने वाला है, लेकिन आई कैन टेल यू कि अभी कुछ प्रोसेस तो कर लेंगे जिसके थ्रू हम किसी और की साइट में जाके बैकलिंक्स वगैरह बना सकते हैं। बट इसका जो मेजर रूल है गाइस वो होता है बैकलिंक बनाना, लेकिन नेचुरल प्रोसेस से। लाइक लोग आपको बैकलिंक्स देते हैं, तो इसीलिए आइए चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे बैकलिंक्स बना सकते हैं, किस तरीके से अपने साइट का ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। मैं आज जनरली आपको ये बताने वाला हूं, तो उसके लिए मैं आपको लेना चाहूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन ठीक है, सारे पार्टी जितने हमने किए हैं, चाहे वो ऑन पेज हो चाहे वो कीवर्ड रिसर्च हो, ये इक्वली हैव द वैल्यू फॉर दिस एसईओ टू गेट रैंक ऑन गूगल। तो ऑफ पेज भी एक अच्छा खासा वैल्यू रखता है, बट ध्यान रखना ऑन पेज और कीवर्ड रिसर्च करना जितना आसान था, ऑफ पेज को करना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। एज अ नेम साउंड्स, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ये काम क्या करता है? तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत आसान नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग करते नहीं है या होना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, जिनका ये हो रहा होता है या जिनको ये आता है, उनका एसईओ सबसे बेटर काम करता है। एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च के बाद ऑन पेज बहुत अच्छा कर लिया, आप किसी कीवर्ड को आपने रिसर्च कर लिया कि उसमें कंपटीशन नहीं है, आपने कीवर्ड को अच्छी तरह से देख लिया कि उसमें हाई ट्रैफिक वॉल्यूम है, अब आपने उसका ऑन पेज कर दिया। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब कंटेंट लिख के प्रॉपर कीवर्ड की डेंसिटी, प्लेसमेंट सब कुछ मेंटेन कर दिया, उसके बाद भी रैंक ना होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो ऑफ पेज स्ट्रैटेजीज है या ऑफ पेज जो भी आपका फैक्टर है वो बहुत वीक है। अगर वीक है तो उस वजह से आपकी कभी कभार रैंकिंग जो है वो मिस हो जाती है, मतलब आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिल पाता है आपकी साइट में। तो ऑफ पेज का ही आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, या फिर पहले मैं आपको समझाऊंगा कि यू कैन से दैट ऑफ पेज होता क्या है और ऑफ पेज से आपको बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो आइए इस सेशन को देखते हैं। तो नंबर वन थिंग गाइस, आई वुड से कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पहले आपको नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। ऑफ पेज जैसे कि नाम साउंड कर रहा है कि अब आप अपने वेबसाइट पे कुछ नहीं करोगे, सब कुछ जो होगा वो आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट होगा। मतलब जैसे ही मेरी वेबसाइट कोई भी एक चल रही है, फॉर एग्जांपल मेरा वेबसाइट है abc.com, abc.com इज माय वेबसाइट एंड इस वेबसाइट पे इस वेबसाइट की रेपुटेशन क्या है, गूगल ये जरूर देखेगा कि व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ दिस साइट मार्केट में। क्योंकि अगर कोई अनरेप्यूटेड या नॉन रेप्यूटेड साइट को गूगल रैंक करा देगा तो गूगल के अपने रेपुटेशन की रिस्क है। रीजन बीइंग क्योंकि गूगल ने किसी ऐसी साइट को अपलोड कर दिया या फिर रैंक करा दिया अपने किसी कीवर्ड पे जिस पे एक बहुत ही गंदी साइट रैंक कर रही है, मतलब जिसका कंटेंट क्वालिटी बेकार है, कंटेंट है ही नहीं और रैंक कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि गूगल पे लोग सर्च करना कम कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या होता है, गूगल की खुद की ट्रैफिक कम हो जाती है। गूगल ये कभी नहीं चाहेगा,
क्योंकि आफ्टर ऑल गूगल भी एक बिजनेस ही कर रहा है। तो गूगल देखता है कि मैं अपनी रिस्क को बचाने के लिए, अपना रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए मैं उन्हीं साइट्स को रैंक ज्यादा बेटर तरीके से कराऊं, द वेबसाइट्स हु हैज रेपुटेशन इन द मार्केट। अब ये रेपुटेशन कैसे चेक होता है? थ्रू ऑफ पेज स्ट्रैटेजीज। एग्जाम्पल गाइस, अब तीन चीजें मेजरली गूगल चेक करता है। नंबर वन, गूगल ये चेक करता है कि आपके साइटेशन कितने हैं। क्या होता है साइटेशन? डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। तो हम साइटेशन सीखेंगे भी कि इस ये होता क्या है और करते क्या है, ये तीनों चीजें सीखेंगे हम। नंबर सेकंड जो देखता है, दैट इज गूगल रेपुटेशन चेक करने के लिए कि आपके सोशल सिग्नल्स कितने स्ट्रांग हैं। एंड थर्ड जो मेजरली गूगल देखता है अबाउट योर वेबसाइट रेपुटेशन इज योर बैकलिंक्स। आपने ये बैकलिंक्स बहुत बार, बहुत यूट्यूब वीडियो में, बहुत सारे ब्लॉग में, आर्टिकल में, एसईओ से रिलेटेड जितने भी ये आर्टिकल या वीडियोस होते हैं उन पे आपने जरूर बैकलिंक्स बहुत बार सुना है, क्योंकि इसका सच में बहुत बड़ा फैक्टर होता है रैंकिंग में, गूगल में, राइट। अब मैं बात करता हूं एक एक करके, साइटेशन, सोशल सिग्नल्स एंड बैकलिंक्स। ये तीनों चीजों से गूगल ये जज कर लेता है कि कौन सी साइट कितनी रेप्यूटेड है और कौन सी साइट कितनी बिल्कुल नॉन रेप्यूटेड है या फिर उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, लोग जानते नहीं है। ये चीज मेजरली देखी जाती है। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं साइटेशन से। साइटेशन स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को अच्छी तरह से सीखा है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपके जितने भी फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स को आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी किया हो। अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा। अदरवाइज वही आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूं मैं, लेकिन सीख तभी सकते हो जब आप उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर कर लोगे। तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ साइटेशन क्या होता है। नंबर वन, ये साइटेशन इज द प्रोसेस जिसमें गूगल ये ढूंढने की कोशिश करता है कि आपका जो भी वेबसाइट है या आपका जो भी वेबसाइट का ब्रांड नेम है वो कितनी जगह और मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लेट्स गो एंड आई विल शो यू। डू यू नो दैट फ्लिपकार्ट एक साइट है? ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, राइट। तो फ्लिपकार्ट एक साइट है जहां पर फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स साइट, मतलब बेसिकली यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेल करता है। अब फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी साइट है, गूगल को कैसे पता लगेगा कि फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी साइट है? नंबर वन थिंग कि या तो गूगल ये देखेगा कि साइट में ट्रैफिक कितना है, बट गूगल के लिए ट्रैफिक मैटर नहीं करेगा। गूगल के लिए ये मैटर करेगा कि क्या ये साइट सच में बहुत फेमस है। सच में बहुत फेमस देखने के लिए वो क्या करता है, गूगल देखता है कि ये जो फ्लिपकार्ट ब्रांड नेम है ये पूरे वर्ल्ड में और डिफरेंट वेबसाइट्स में कहां कहां मेंशन्ड है। एग्जांपल, लेट्स गो टू, आई एम सॉरी, आई विल शो यू गाइस कैसे देखा जाता है साइटेशन देखने के लिए बेसिकली हम गूगल अलर्ट्स पे जाते हैं और यहां पर मैं लिखूंगा फ्लिपकार्ट लिखते ही आई वुड से कि गाइस आपको यहां पर दिख रहा है कि फ्लिपकार्ट इंडिया टुडे पे मेंशन्ड है, एक बहुत बड़ी साइट है। फ्लिपकार्ट बिजनेस स्टैंडर्ड पे मेंशन्ड है। फ्लिपकार्ट वर्ल्ड CNBC में मेंशन्ड है, गिजबॉट में मेंशन्ड है। तो इतनी जगह फ्लिपकार्ट नाम मेंशन्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, मैं इसमें से कोई एक ओपन कर लेता हूँ। एग्जाम्पल CNBC को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस साइट में फ्लिपकार्ट वर्ल्ड का होना इज साइटेशन फॉर फ्लिपकार्ट। लाइक सी, फ्लिपकार्ट को उन्होंने कितनी बार मेंशन किया? एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इतनी बड़ी साइट CNBC ऑलरेडी बहुत बड़ी साइट है और इस साइट में फ्लिपकार्ट का नाम होना अपने आप में फ्लिपकार्ट के लिए एक रेप्यूटेड बात है। इसका मतलब गूगल ने यहां से आइडिया लगा दिया कि इतनी जगह पर अगर फ्लिपकार्ट का नाम मेंशन है, इट मींस ये जो पर्टिकुलर साइट है, ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है, ये एक रेप्यूटेड ब्रांड है या फिर एक रेप्यूटेड साइट है। डेफिनेटली गूगल को ये पता लग गया और इसी का सीधा फायदा होता है फ्लिपकार्ट को रैंकिंग में। क्यों? क्योंकि गूगल ने पहले ही ये चीज डिसाइड कर लिया है कि मैं किसी भी कीवर्ड पे एक रेप्यूटेड वेबसाइट को ही रैंक कराऊंगा। तो सबसे फर्स्ट चीज उसमें वो देखता है, दैट इज साइटेशन। सेम गोज विद अगर मैं बात करूं और किसी भी ब्रांड की, फॉर एग्जांपल Amazon की, तो मैं यहाँ पर Amazon देख लेता हूँ। Amazon का मैं देख लेता हूँ तो Amazon भी बहुत सारी साइट्स में मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है, westsiderag.com, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, अगेन pinkbike.com। तो यहाँ पर Amazon के सब कुछ मेंशन्ड है। एंड दिस वे इसको पता लग जाता है, क्या कहते हैं, गूगल को पता लग जाता है कि ये एक रेप्यूटेड साइट है। तो इस तरह से गूगल ढूंढता है कि कितने साइट में
कितने और डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस में ये नाम, इनके ब्रांड नेम मेंशन है। जितनी ज्यादा जगह होगा उतना साइटेशन आपको मिलेगा, एंड द वन साइटेशन इज इक्वल्स टू योर वैल्यू। जितना साइटेशन मिलेगा आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो इट मींस क्या हुआ कि आपका ब्रांड का जो वैल्यू है वो गूगल की नजरों में बढ़ गया, और गूगल को लगा कि ये एक अच्छी साइट है, इसको रैंक कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस साइट को लोग जानते हैं। तो दैट इज द नंबर वन थिंग कि साइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, करना कैसे है साइटेशन, प्रॉब्लम ये है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मेरे हाथ में तो है नहीं। अब सीएनबीसी साइट के अंदर, आज तक के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के अंदर मैं अपना नाम कैसे लिख सकता हूं? देयर इज नो वे वी कैन डू दैट। तो उसके लिए हमारे हाथ में बिल्कुल कुछ नहीं है। स्टिल देयर आर फ्यू स्मॉल प्रोसेसेस व्हिच यू कैन से दैट समटाइम्स दैट कैन वर्क एंड समटाइम्स इट डजंट वर्क। तो वो वाली सिचुएशन है कि आप करते जाओ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होगा या फिर उसका कोई फायदा आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम लोग करते रहते हैं फिर भी। साइटेशन कैसे करेंगे हम आगे पढ़ लेंगे, मैं पहले इसकी डेफिनेशन बाकी भी बता देता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल सिग्नल्स। सोशल सिग्नल्स क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल को पता है कि सर्च इंजन में चीजों को रैंक करते हैं, सर्च इंजन में कभी भी चीजें वायरल नहीं होती। अब सोशल सिग्नल्स का सीधा फायदा रैंकिंग में कैसे होता है? जब गूगल ये देखता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, तो उस ट्रेंडिंग में जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है या उस पर्टिकुलर वेबसाइट का कोई आर्टिकल ट्रेंड कर रहा है, तो इसका मतलब लोग सोशल मीडिया में उसे पसंद कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में पसंद कर रहे हैं, सीधा उसका मतलब क्या निकलता है कि यस, वो जो पर्टिकुलर कंटेंट है उस कंटेंट में वैल्यू अच्छी है, मतलब वो कंटेंट बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसको और ज्यादा वायरलिटी मिल रही है। तो गूगल को एक यहाँ से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है कि यार अगर वो सोशल मीडिया में पॉपुलर हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट, तो उसको रैंकिंग क्यों ना कराए। तो उस वे में किस साइट के कितने सोशल सिग्नल्स हैं वो देख के, या किस पर्टिकुलर टॉपिक का या ब्लॉग का या आर्टिकल का सोशल सिग्नल कितना है, उस बेसिस पे गूगल क्या करता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉग को रैंक कराता है। अभी इसका भी एक मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू गूगल एंड आई वुड लाइक टू टाइप हियर सोशल मीडिया एग्जामिनर। एक साइट है जिसका मैं एग्जांपल अभी दे सकता हूँ आपको, एंड ये एक साइट है जो कि ना डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिखती है। आई वुड से कि आप प्लीज इस साइट को जरूर फॉलो करना, बिकॉज मैं पर्सनली भी इस साइट को फॉलो करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर ब्लॉग इन्होंने लिखा है कि फेसबुक एड रेलेवेंस मेट्रिक अपडेट्स। अब इसको क्लिक करने पे ये ब्लॉग खुल जाएगा, एंड नाउ ये ब्लॉग ओपन होते ही मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो ब्लॉग है, ये जो ब्लॉग यहाँ पर लिखा गया है, इस ब्लॉग में आप देख रहे हो कि इन्होंने सोशल मीडिया, मतलब बेसिकली सोशल मीडिया में जो रेलेवेंस स्कोर है उसके बारे में एक ब्लॉग लिखा है। अब ये ब्लॉग गूगल क्यों रैंक करा है? सबसे पहले सोशल मीडिया एग्जामिनर एक अच्छी रेप्यूटेड साइट है, दैट इज फॉर श्योर। इसके ऑलमोस्ट हर कीवर्ड रैंक करते हैं, बट ये जो नया ब्लॉग है इसको क्यों रैंक कराया जाए? अब सर्च इंजन में कोई चीज रैंक करने में टाइम जरूर लगती है, ठीक है, चाहे वो नया ब्लॉग हो चाहे पुराना ब्लॉग हो, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। बट फेसबुक में या फिर किसी और सोशल मीडिया में ना इस आर्टिकल का बहुत अच्छा खासा होल्ड हो गया। कैसे पता लगा? जब जैसे ही गूगल इस कंटेंट को पढ़ने आया, उसने देखा कि इस कंटेंट को 1000 शेयर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो एक ऐसा कंटेंट जिसको ऑलरेडी इतने शेयर्स मिल चुके हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉग को, तो व्हाई डोंट this particular thing, why don't this particular Google should also give the rank to this particular site और ब्लॉग। इस आर्टिकल को इस कीवर्ड पे गूगल इमीडिएटली रैंक कराना शुरू कर देगा। द रीजन इज द सोशल सिग्नल्स। आई होप गाइस सोशल सिग्नल्स का आइडिया आपको क्लियर हो गया है कि आपका कंटेंट अगर सोशल मीडिया में पॉपुलर हो रहा है तो ध्यान रखना कि उसके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं गूगल पे रैंक करने के। Now, last but not again, I would say कि this is the only factor, but backlink इन सब में से सबसे बड़ा फैक्टर है। इन तीनों फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है बैकलिंक्स। आपके किसी भी कंटेंट को इजीली रैंकिंग मिल सकती है थ्रू बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स होता क्या है? बैकलिंक होता है जब भी मेरा कंटेंट, कोई भी एक पर्टिकुलर कंटेंट या आर्टिकल या मेरी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट में प्रेजेंट हो, दैट पर्टिकुलर थिंग नॉन एज बैकलिंक्स। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बैकलिंक बोलते हैं। एग्जांपल, अगर मैं इस कंटेंट के अंदर कोई भी एक लिंक देख रहा हूं, जैसे ये लिंक देख रहे हो, बट ये तो इंटरनल लिंक है। इंटरनल लिंक मतलब कि अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसी सोशल मीडिया एग्जामिनर साइट की कोई एक पेज खुल जाएगा। सेम गोज विद ये, और देख लेते हैं। This will go to facebook.com। ये फेसबुक में चला जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये भी फेसबुक में चला जाएगा। सो ट्विटर, ये देख रहे हो ट्विटर में चला जाएगा। अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसको, ये रहा फेसबुक टेस्ट स्टोरीज आर्काइव एंड शेयरिंग फीचर्स फॉर पेजेस। जैसे मैं ऐसे क्लिक करूंगा एक नई वेबसाइट ओपन हो गई है। देखो marketingland.com।
सो marketingland.com इस पर्टिकुलर साइट के लिए ये एक बैकलिंक है। मतलब सोशल मीडिया एग्जामिनर एक बहुत बड़ी साइट है, इसमें इस साइट का लिंक होना मतलब है कि ये जो साइट है इसको एक बैकलिंक मिला, और वो भी बहुत बड़ी एक साइट से, जिससे इस पर्टिकुलर साइट को भी गूगल रैंक कराना शुरू कर देगा। व्हाई? बिकॉज बैकलिंक हैज टू अर्न। बैकलिंक कोई बना नहीं सकता, उसे अर्न ही किया जाता है। गूगल नोज इट एंड दैट्स द रीजन गूगल इस पर्टिकुलर साइट को बहुत वैल्यू देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी साइट जो कि गूगल में रैंक करती है उसने इस पर्टिकुलर साइट का लिंक मेंशन किया है अपने साइट में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो इसकी वैल्यू जो है गूगल की नजरों में बढ़ जाती है एंड दैट प्रोसेस नॉन एज बैकलिंक। अब खुद सोचो, आपकी साइट जैसे कि एक बहुत नन्ही मुन्नी सी साइट है, हम नए साइट बना रहे हैं तो वो बहुत ही छोटा साइट है, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, तो बैकलिंक हम कैसे बनाएंगे या लोग हमें बैकलिंक क्यों देंगे? देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो रीजन एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी पीपल डू कि हम कुछ उल्टे पुल्टे टेक्निक्स यूज कर लेते हैं, या फिर जो स्मॉल फैक्टर्स वाले या स्मॉल तरीके होते हैं बैकलिंक्स बनाने के, हम वो यूज कर लेते हैं और उससे हमें बैकलिंक मिल जाता है। बट द रियल बैकलिंक इज दिस, व्हेन पीपल मेंशन other sites mentioned your exact links in their website or in their articles, तब होता है वो रियल में बैकलिंक। जैसे टेक क्रंच भी एक बहुत बड़ी साइट है, टेक क्रंच को सोशल मीडिया एग्जामिनर में बैकलिंक मिला है, सोशल मीडिया एग्जामिनर से टेक क्रंच को बैकलिंक मिला है, तो टेक क्रंच के लिए बैकलिंक है एंड दैट इज द रीजन दिस काइंड ऑफ साइट्स आर ऑलवेज रैंकिंग ऑन गूगल। ये साइट्स ऑलवेज रैंक करती है। सो गाइस, दिस इज द फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। ये 3 वो तरीके हैं गूगल के लिए जिससे गूगल ये चेक कर सकता है कि कौन सी साइट कितनी रेप्यूटेड है, और जितनी ज्यादा रेप्यूटेशन किसी साइट की उतना ज्यादा रैंकिंग। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इन तीनों चीजों को परफॉर्म कैसे किया जाता है। उसके लिए मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बताऊंगा। वो सारे स्टेप्स जो होंगे वो बहुत मिनिमल स्टेप्स होंगे गाइस, क्योंकि बैकलिंक्स और सोशल सिग्नल्स या साइटेशन क्रिएट करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सब नेचुरल प्रोसेस होता है। व्हाई? बिकॉज ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है, और ऑफ पेज मतलब किसी और की वेबसाइट में हमारा लिंक हम पेस्ट करें ये पॉसिबल नहीं है, हमारा लिंक अगर वो पेस्ट करें वो पॉसिबल है। तो ये सारे मिनिमल प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस वजह से आपको आपकी साइट के लिए अच्छा खासा रेपुटेशन क्रिएट करने का एक जरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। गाइस, इसमें से कोई भी एक काम करना मैनुअली बहुत टफ है, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूं साइटेशन से, तो साइटेशन क्या है अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप क्या साइट का जो नाम है, आपके जो ब्रांड नेम है, वो ब्रांड नेम डिफरेंट वेबसाइट्स में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर ब्रांड नेम है वो फेमस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं रॉय डिजिटल एक ब्रांड रन कर रहा हूं, और ये रॉय डिजिटल वर्ड आप अपने ब्लॉग में लिख सकते हो, क्योंकि आपने रॉय डिजिटल से फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग ली है डिजिटल मार्केटिंग की। कभी आपने कोई भी ब्लॉग लिखा तो आप रॉय डिजिटल लिख सकते हो कि आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय रॉय डिजिटल। तो वो रॉय डिजिटल मेरा नाम आप लिख रहे हो, और आप ही लिख सकते हो, मैं नहीं लिख सकता आपकी वेबसाइट में जाके। दैट इज नंबर 1 थिंग। तो इसलिए बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस है साइटेशन का, या इनफैक्ट पूरा का पूरा ऑफ पेज टफ प्रोसेस है। बट स्टिल कैसे साइटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली तो कोई छोटी वेबसाइट का नाम नहीं लिखेगा कोई भी अदर वेबसाइट जो कि मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। दैट इज द नंबर 1 थिंग। तो अब हम छोटी मोटी चीजें करते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ सही वाला जो कहावत है वो करने की कोशिश करते हैं। अब साइटेशन के लिए हम क्या करते हैं गाइस? बेसिकली हम कुछ साइट्स में जाते हैं जहां पर मैनुअल वर्क पॉसिबल है। मैनुअल वर्क मतलब जैसे मैंने कोई यहाँ पर एक आर्टिकल ओपन कर लिया है, आर्टिकल में मैंने क्या लिखा, फॉर एग्जांपल हाउ टू लूज वेट, ये कोई मैंने एक आर्टिकल ओपन कर लिया एंड इस आर्टिकल पे फॉर एग्जांपल लेट्स क्लिक ऑन इट। अब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद व्हाट आई डिड, मैं बिल्कुल नीचे गया और मुझे लगा कि यहाँ पर कोई कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, जैसे कि इस पे तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। सो और किसी साइट में चलते हैं जहां पर मैं देख सकता हूँ कि कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। वहां पर जाके मैंने क्या कर दिया, कमेंट पे जाके अपना कमेंट लिख दिया और उस पर मैंने अपना साइट का नाम मेंशन कर दिया, लाइक दिस फॉर एग्जांपल, जो कि एक बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन जहां अगर आप करना चाहो, क्योंकि इनिशियली मैंने कहा कि आपको करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी कमेंट सेक्शन नहीं है, लेट्स गो विद सम अदर ब्लॉग। ओके, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ गाइस। ओके, यहाँ पर भी कोई कमेंट सेक्शन मुझे अवेलेबल होता नजर नहीं आ रहा। क्या बात है, इसमें कहीं भी कमेंट क्यों नहीं आ रहा? आई थिंक दैट दीज पीपल आर not really want that anybody can comment on their website, right? It could be the possible thing. Now जैसे कि बेसिकली तो कमेंट सेक्शन होता है हर ब्लॉग साइट में, बट यहाँ पर नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक माय हाउ टू गेट रैंक
रैंकिंग ऑन गूगल। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने ही डोमेन, अपना ही इंडस्ट्री पे सर्च करते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ नील पटेल, वन ऑफ द बेस्ट you can say that site for learning digital marketing via reading blog read कर करके आप इसे पढ़ सकते हो। आप देख रहे हो, अरे यार what is this, इसने ट्रांसलेट क्यों कर दिया हिंदी में ट्रांसलेट क्यों कर दिया, आई डोंट नो व्हाट दे डिड। ओके चलो कोई नहीं, मैं मेरा जो पर्पस है मैं आपको अपना पर्पस दिखा देता हूँ। पर्पस इज गाइज कि अब आप क्या करोगे, आप मैनुअली जाके, हाँ ध्यान रखना एक चीज गाइज, अगर आप मैनुअली करते हो और पकड़े जाते हो, गूगल ने कहीं अंदाजा लगा लिया कि यू आर ट्राइंग टू डू इट मैनुअली, बिकॉज मैनुअली तो कोई भी कर सकता है, फिर अपना अपना नाम लिखना जगह जगह पे। अगर आपने ऐसा किया और गूगल को पता लग गया तो आप फिर पेनलाइज कर दी जाओगे। नाउ फॉर एग्जांपल दीज ऑल आर द कमेंट्स, ये सारे कमेंट्स हैं, ठीक है। अब इस कमेंट्स में आपको क्या करना है, आपको भी अपना कमेंट लिखना है यहाँ पर। कमेंट लिखते वक्त यहाँ पर नेम पे ना अपना ब्रांड नेम लिख देना। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, जैसे आप फ्लिपकार्ट लिखोगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखोगे और कमेंट लिखोगे, तो जब भी ये चीज पब्लिश होगी तो इस जगह पे आपका नाम आ जाएगा, आपका ब्रांड का नाम आ जाएगा फ्लिपकार्ट। जैसे सोनू भट्ट है या सोनंग है या फिर नूपुर है, सो दीज इनकी जगह पे आपका ब्रांड नेम आ जाएगा फ्लिपकार्ट। अब गूगल इस पूरे कंटेंट को रीड तो करेगा, उसमें दिखेगा कि फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, बट फ्लिपकार्ट जो है ये बेसिकली, तो यहाँ पर जब गूगल देखेगा कि यहाँ पर कोई एक ब्रांड नेम आ रहा है और ऐसा कोई ब्रांड नेम अवेलेबल है मार्केट में, सो दैट विल बी अ साइटेशन। हाँ इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, बट ठीक है आप करते रहो। आपके डिफरेंट जैसे फॉर एग्जांपल कम से कम 200 साइट्स में भी आपका ब्रांड नेम उसे एज इट इज लिखा हुआ मिल गया, तो इट कैन कंसीडर कि हाँ चलो 200 साइट्स में साइटेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक रेपुटेशन का काम करेगा। बट जहां की ये कंटेंट के अंदर नहीं है, अगर कंटेंट के अंदर होता तो मजा ही आ जाता, तो फिर अमेजिंग बात थी, बट कंटेंट के अंदर नहीं है, यहाँ पर है और गूगल नोज इट कि यहाँ पर तो लोग पीपल कैन इजिली क्रिएट एनी काइंड ऑफ साइटेशन, सो आपको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा। बट स्टिल जहां की नील पटेल जैसी साइट में अगर इतना भी होना, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, इट्स अ गुड काइंड ऑफ अ सिग्नल टू यू, तो दैट्स अ रीजन यू कैन डू इट। अब ऐसे आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में बैठ के ही 200 साइट्स में कर दिया, तो गूगल को फिर वो चीज बहुत ज्यादा फिशी लग जाएगी एंड उस वजह से आप पेनलाइज भी कर दिए जा सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्रिएट दिस काइंड ऑफ मैनुअल साइटेशन इन लाइक 3 days 5 days के गैप में आप 10-20 करके कर सकते हो, दैट इज क्वाइट फाइन, you can do that. So that is the number one thing, citation के लिए एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा citation के लिए और सेकंड तरीका और क्या मैं बता सकता हूँ, you can जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं citation के लिए यहाँ पर पॉइंट लिखता रहूं तो you will get better idea। नंबर 1 कि कमेंटिंग, नंबर 2 जैसे गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैनुअली पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल जहां हम करते हैं तो ये छोटी मोटी चीजें करनी होती है, विच इज क्वाइट छोटी बट करनी पड़ती है। कमेंटिंग के अलावा व्हाट यू कैन डू दैट, गेस्ट पोस्टिंग, ये चीज बहुत बैकलिंक्स में भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब होता है कि अब आप क्या करोगे, आप कुछ साइट्स में जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक साइट दिखाता हूँ, डिजाइन आर्टिकल, एक बहुत बड़ी साइट है गाइस। यहाँ पर जाके आप खुद का कंटेंट लिख सकते हो, आप यहाँ पर खुद का कंटेंट लिख सकते हो। ज्वाइन करके यहाँ पर जितने भी कंटेंट है ये लोग लिखते हैं, जैसे डी कार्लसन ने अपना एक कंटेंट लिखा है, जोस ने एक अपना कंटेंट लिखा है। यहाँ पर जाके, ये बहुत बड़ी साइट है, यहाँ पर जाके लोग कंटेंट लिखते हैं। अब उस कंटेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल उस कंटेंट के अंदर यू कैन मेंशन योर ओन नेम, योर ब्रांड नेम, सो दैट विल, अगर वो फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल को पब्लिश करने से पहले, मतलब अप्रूव करने से पहले, डेफिनेटली आपका वो चेक करते हैं, कंटेंट की क्वालिटी चेक करते हैं। अगर उसको लगता है कि आप स्पैम कर रहे हो, आप अननेसेसरी अपना प्रमोशन कर रहे हो या फिर आपने बैकलिंक्स बनाने के लिए किया है, तो वो अप्रूव नहीं करते। बट एक बार अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं मील का पत्थर साबित होगा। वाई? बिकॉज आपको इतनी बड़ी साइट से साइटेशन मिलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पीपल राइट हियर। यहाँ पर ये सारी चीजें लोग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो यहाँ पर आप ज्वाइन करके अपने आप को आर्टिकल लिखवा सकते हो, जिस कंटेंट के अंदर आप अपना ब्रांड नेम मेंशन कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू कैन डू दैट। सो इट मींस गेस्ट पोस्टिंग से आप कर सकते हो। यू कैन डू द कमेंटिंग, सॉरी नॉट कमेंटिंग, यू कैन डू आंसरिंग। यू कैन डू इट बाय आंसरिंग क्वेश्चंस। आप आंसरिंग कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू याहू आंसर्स
ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, याहू है, कोरा है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारे आंसर्स हैं। वहां जाके आप क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, और in the answer within the answer you can mention your brand name and that will be counted as a citation। अब याहू आंसर्स एक बहुत बड़ी साइट है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चंस है, व्हाई डिड दे हैव टू रूइन द एवेंजर्स फॉर एग्जांपल। अब इसको आपको आंसर देना है, तो यू कैन कम डाउन एंड यू कैन पुट योर आंसर हियर। जैसे आप यहाँ पर आंसर दोगे, उस आंसर के अंदर आपको अपना ब्रांड नेम मेंशन कर देना है कहीं ना कहीं, बट वो ब्रांड नेम जो मेंशनिंग होगी वो प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस के अंदर अगर वो ब्रांड नेम आ रहा है तो समझ आ रहा है कि वो ब्रांड, उस पर्टिकुलर वर्ड का वहां पर मीनिंग क्या है, बट अगर ब्रांड नेम नहीं है तो इट इज यूजलेस। दैट इज द रीजन द मोमेंट यू विल सबमिट इट, तो वो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। जैसे वो पब्लिश हो जाएगा दैट विल बी काउंट एज अ बैक साइटेशन टू यू। सो इस तरह से आप यहाँ पर आंसरिंग करके भी साइटेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैनुअल प्रोसेस है, ये मैनुअल प्रोसेस करके आप चीजें कर सकते हो। आई होप गाइस साइटेशन प्रोसेस आपको समझ आ गया है। अगर आपको साइटेशन समझ आ गया है तो मेक श्योर आप इसे करना शुरू कर दो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू क्रिएट द रेपुटेशन ऑफ योर साइट समहाउ। आई डोंट से दैट प्रॉपरली, बट समहाउ अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। और जैसे आपकी साइट बड़ी हो जाएगी फिर तो आपको लोग खुद ब खुद साइटेशन देना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज यू डिजर्व दैट, लाइक विकिपीडिया एंड एवरीथिंग। बहुत बड़ी साइट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल सिग्नल्स की। जैसे ही मैं सोशल सिग्नल्स की बात कर रहा हूं तो ये सीधा मुझे ले जाता है सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया पे अब मैं क्या क्या कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्रांड का ऑफकोर्स कोई पेज तो होगा ना। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे जो ब्रांड का जो पेज है, उस पेज के अंदर मैंने अपना कंटेंट शेयर कर दिया। शेयर करने से क्या हुआ, मेरा जो कंटेंट है वो एक शेयर उसमें काउंट हो गया। अगर वो एक शेयर काउंट हो गया, अब लोग उसे रीशेयर कर रहे हैं, मतलब जिसके पास जा रहा है वो भी शेयर कर रहे हैं, वो भी शेयर कर रहे हैं, वो भी शेयर कर रहे हैं। इस तरह से वो पूरा 1000 2000 शेयर तक पहुंच गया। सीधा बेनिफिट मुझे है, क्योंकि वो एक सोशल सिग्नल क्रिएट कर रहा है गूगल के लिए कि भैया मेरा ये आर्टिकल सोशल मीडिया में बहुत स्ट्रांग है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आर्टिकल मैं अपनी साइट में पोस्ट करूंगा, उस आर्टिकल को मैं फेसबुक, गूगल प्लस, खैर गूगल प्लस बंद हो गया है, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर शेयर खुद कर देना है। एटलीस्ट उतने शेयर तो मुझे मिल जाए। फॉर एग्जांपल 5 प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दोगे तो 5 शेयर काउंट हो जाएंगे, बट 5 शेयर इज नॉट अ गुड सिग्नल फॉर गूगल। तो नाउ व्हाट यू कैन डू, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हो कि भैया सर रीशेयर करो, ताकि वो रीशेयर करेंगे तो वो काउंट होगा, वो भी काउंट होगा आपके सिग्नल पे। और जैसे सोशल सिग्नल बड़ा होता जाएगा गूगल विल स्टार्ट गिविंग यू द रैंक। इससे बेटर आपको मैं और बताता हूँ क्या कर सकते हो गाइस। किसी भी आप पोस्ट को अगर फेसबुक यूज कर रहे हो तो फेसबुक में क्या करना, सिंपल उसका एक बूस्ट पोस्ट कर देना। बूस्ट पोस्ट में क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो डेफिनेटली आप पैसे दे रहे हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगे, और लोग जितना ज्यादा उस कंटेंट को लाइक करेंगे गूगल को वो चीज वहां पर दिखेगा कि इस कंटेंट को लोग लाइक कर रहे हैं। उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी रैंकिंग पे, बट हाँ जहां की सोशल सिग्नल क्रिएट हो रहा है उसका आपको बेनिफिट होगा। तो प्लीज स्टार्ट शेयरिंग योर आर्टिकल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट सोशल सिग्नल्स। और इस चीज का, इन दोनों को मिला के आपको जितना बेनिफिट होगा दैट विल हेल्प यू इन रैंकिंग, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट विच आई एम एक्सपेक्टिंग या फिर विच वी वांट टू गेट अ रैंक, बट करना जरूरी होता है। तो गाइज ऑफ पेज जब हमारे हाथ में ही नहीं है तो जितना भी कर ले उतना ही इनफ है। और यू कैन डू दैट कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, ऑफ पेज को आप खैर खुद सीख रहे तो कर लेना, अदरवाइज जब बड़े लेवल पे आपको अपनी वेबसाइट को ले जाना है तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन हायर एजेंसीज टू डू द ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। हायर एजेंसीज क्यों करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए। उनके पास तो बहुत बड़ा चैनल नेटवर्क होता है नंबर ऑफ वेबसाइट्स का, तो वो मेरी वेबसाइट का लिंक डिफरेंट वेबसाइट्स में पोस्ट करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका नेटवर्क होता है। उनके अंडर 2000-3000 वेबसाइट्स होते हैं जो कि वो चला रहे हैं। उन वेबसाइट में आपके जो लिंक है या फिर आपका जो साइट का नेम है वो पोस्ट कर देते हैं, जिससे आपको हैंड टू हैंड बूस्ट, हैंड टू हैंड मतलब जल्दी बूस्ट मिल जाता है। तो गाइज साइटेशन ऑफ सोशल सिग्नल तक ही आज मैं रखता हूँ। बैकलिंक्स में आप लोगों को आज नहीं कराने वाला हूँ, बिकॉज बैकलिंक में थोड़ा मुझे आपको टाइम देना जरूरी है। अगर मैं टाइम नहीं दूंगा तो बैकलिंक्स आपको उतना स्ट्रांगली समझ नहीं आएगा। तो बैकलिंक के लिए थोड़ा वेट कर लो, बैकलिंक का एक स्पेशल मैं अलग से क्लास
क्लास देने वाला हूँ। हाँ अगेन वो भी बड़ा नहीं होगा बहुत बड़ा, बट हाँ बैकलिंक्स अगर मैं अलग से समझाऊंगा दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। व्हाई? बिकॉज बैकलिंक इन सबका डैडी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से सोशल सिग्नल एंड साइटेशन से जितनी रैंकिंग फैक्टर क्रिएट नहीं होगी, ओनली द बैकलिंक कैन डू दैट। इफ backlinks are properly maintained in your site, if backlink strategy in your site are very strong, to believe me Google abide to give you the ranking for your website and article. So please backlinks को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, and I want to take it as a separate kind of learning in this particular session.